थिंक पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि वो इतना कुछ बच्चे को देंगे। वो कह रहे हैं पैसा दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ो, अब बस। आई थिंक मेरे को पर्सनली जो लगता है कि कनेक्शन नहीं है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, जो दे वांट टू कंट्रोल। पेरेंट्स को अवेयर करने का काम उनको ये बताने का कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट रोल फॉर द पेरेंटिंग, फॉर द चाइल्ड्स पेरेंटिंग मींस चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। वो स्कूलों को अवेयर करना है, और जो स्कूल कर पा रहे हैं उन्होंने अच्छा रिजल्ट देखा, राइट। 0 to 7 एज में आपको बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, प्लेइंग, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। 7 to 14 की उसकी एकेडमिक के ऊपर, टीचिंग के ऊपर आपने फोकस करना है, एंड 14 to 20 जस्ट उसको गाइड करना है। मेरे को लगता है यही ट्विस्ट है कि बच्चा 0 to 21 तक बच्चे को कंट्रोल ही कर रहा है। T stands for making connections with the children, and C again stands for coaching children rather than controlling them. And any parent who is able to crack this code, ECC, okay, right, they are able to put their children on I'll say कि they prepare the children for the life. They set them to be responsible, happy, confident, successful adult for the life. बच्चे तो they are not interested to read the books। क्या हमें आजकल जो बुक्स आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी हैं, वो बुक हाथ में देनी चाहिए विद फोन और हैंड बुक, जिसमें हम कनेक्शन शो करते हैं। रीडिंग हैबिट्स डेवलपमेंट जरूरी है, पर आजकल तो बच्चे बोलते हैं, मेरा बेटा ही बोल रहा है कि मम्मा ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं, तो वो बेटर है कि मैं उसको कोई बुक ला के दूँ, वो बेटर रहेगा। As parent, if you are not reading the books, your children will never catch on the habit। तो सभी पेरेंट का ये शिकायत है कि किताबें नहीं पढ़ते। तो क्यों नहीं पढ़ते? मेरा ये मानना है कि हम किताबें उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। आज जब एक छोटा बच्चा खाना नहीं खाता था ना पहले, तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी या दादी क्या करती थी, उसको कहानियां सुनाती, उसके साथ आगे पीछे घूम कर खाना खिलाते थे। आज हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन चला देते हैं, फोन चलाओ, कोकोमेलन देखो, ये देखो, कोकोमेलन देखो, और बच्चा खाना खा रहा है। स्क्रीन्स को ना पेरेंटिंग अपनी आउटसोर्स कर रहे हैं कि तुम बैठो, इनको रखाओ, हम काम कर लें। आप कहना चाह रहे हैं कि आजकल मोबाइल पेरेंटिंग हो रही है, हाँ? कि मोबाइल के थ्रू बच्चे हो रही, पर नहीं, अच्छी नहीं हो रही ना, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, जब मैं बात कर रही हूँ अपने बच्चे से, तो डेफिनेटली मैं वो बात करूंगी जो मैं चाहूंगी मेरे बच्चे में आदत डेवलप हो। मोबाइल आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मोबाइल में कोकोमेलन वो सिखाना चाह रहा है जो कोकोमेलन सिखाना चाह रहा है, जो ऐप सिखाना चाह रहा है। आई एग्री विद यू। पेरेंट जो हैं वो पेरेंटिंग कोच हायर कर रहे हैं। मैम, इज दैट ट्रू कि ये गेम चेंजर है पेरेंटिंग कोच की? इट्स जस्ट अ मिथ। पेरेंट से कुछ छूट रहा है, वो जो छूट रहा है अगर आपको कोई नहीं बता रहा। पहले बताने के लिए घर में दादी होती थी, नानी होती थी, बड़ी ताई होती थी, सब ऐसे लोग होते थे। कांता रानी बच्चे नु पागल ना क्या, पागल पागल कहेंगी ना, पागल होके वखान गए। जे तो चंगिया कहेंगी ना, तो चंगे होके वखान गए। पेरेंट्स नॉर्मली बच्चे को शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जो बच्चे की डिमांड है उसको एज इट इज आजकल के पेरेंट्स पूरा कर रहे हैं। बाउंड्रीज में आपको ये सेटल करना है कि क्या मुझे अपने बच्चे को सब कुछ दिलाना है या नहीं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नीड एंड डिजायर। आजकल हॉलीडेज होमवर्क मिल रहा है, बड़ा अलग अलग वे में हॉलीडेज होमवर्क मिल रहा है। पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि एक बार रीड करके बताओ कैसा होमवर्क हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कितनी हेल्प करनी चाहिए होमवर्क करवाने में, चाहे वो हॉलीडेज होमवर्क है चाहे नॉर्मल होमवर्क है। जब हम बच्चे को कोई काम वो दे रहे हैं जिसमें बच्चे को हाथ चलाना है, सीजर्स यूज करने हैं, राइट, फाइन मोटर स्किल डेवलप करनी है, आपको कलरिंग करनी है, आपको थोड़ी कटिंग करनी है, पेस्टिंग करनी है, तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क ऑन द चिल्ड्रन स्किल। आप उसको देख लेते हैं कि नंबर से जुड़ेगा, आप वो काम खुद करने बैठ जाते हैं। बीइंग अ बिजी पेरेंट्स, हम अपनी सेल्फ केयर को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं? सेल्फ केयर इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। इफ वी डू नॉट प्रायोरिटाइज, तो वी रन एज द लाइफ विशेस अस टू गो। बट व्हेन वी प्रायोरिटाइज, कहीं भी बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है तो हमें यूज करना चाहिए, मेरा फर्स्ट सैंडविच की ब्रेड होगी, यस नो यस, कि आपने डायरेक्टली नो नहीं कहना है कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, तो वो तो टेंट्रम शो करेगा। तो बेटर है कि आप उसको बोलो कि हाँ आप ये करना चाह रहे हो, हम करेंगे, साथ में ऑप्शन नो के साथ लगा के फिर उसको यस पे कि हम स्विमिंग करेंगे। मेरा कोई भी बच्चा जिद करे कि स्विमिंग जाना है, वो राइट टाइम नहीं है, तो हमें सीधा नहीं डायरेक्ट नो करने की, नहीं अभी स्विमिंग नहीं होगी, हम स्विमिंग करेंगे, अभी बाहर बहुत धूप है, हम शाम को चलेंगे, है ना। सैंडविच मेथड जो है, इस वे में आपको पेरेंटिंग करना भी इजी होगा, बच्चे के टेंट्रम को हैंडल करना इजी। जब उसको लॉजिक समझ में आ जाएगा ना कि आप क्यों मना कर रहे हैं, तो बच्चा हमेशा आपके साथ कोऑपरेट करेगा। एंड यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि बच्चा सुन नहीं रहा है, एक्चुअली बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं हमारी बात के पीछे की वजह क्या है।
तो सबसे पहले मैम मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी अपने इस प्लेटफॉर्म पे, और तहे दिल से आपका स्वागत करते हुए थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मेरे लिए समय निकाला। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मैंने आपका एक्सपीरियंस देखा, आप एक लीडर के रूप में, आपने प्रिंसिपल के रूप में, डायरेक्टर की तरह काम किया है, तो इन सबको ट्विस्ट देते हुए आप पेरेंटिंग की तरफ एकदम कैसे आपने मोल्ड कर लिया? थैंक यू दीप्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया, एंड अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड इज दैट कि मैंने टीचिंग से होते हुए एंड एजुकेटर, वाइस प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एकेडमिक्स होते हुए मैं पेरेंटिंग में कैसे शिफ्ट कर गई। तो एक्चुअली एज अ टीचर जब मैं काम कर रही थी और जब मैं एज अ लीडर, एजुकेशनल लीडर जब मैं काम कर रही थी, तो ओवर द टाइम मैंने ये नोटिस किया कि हमारे पास स्कूलों में कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, ओवरऑल बच्चों का बिहेवियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा जा रहा है, और कुछ बच्चे स्ट्रगल करते रह जाते हैं, जो हम चाहते हैं उनमें डेवलप हो वो नहीं हो पा रहा होता है। तो जब बहुत क्लोजली और डीपली ऑब्जर्व किया तो आई नोटिस कि एक बहुत ही नन्हा बट बहुत ही प्रोफाउंड एक डिफरेंस था कि जिन बच्चों को घरों से पेरेंट्स का राइट गाइडेंस था, सपोर्ट हर पेरेंट करता है बट राइट गाइडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, तो जिनको राइट गाइडेंस था वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। अच्छा, जिनका रिस्पांस बहुत बेटर, हर चीज में, पढ़ाई में, बिहेवियर में, ओवरऑल डिसिप्लिन में वो बच्चे अच्छा कर रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ जो मुझे गैप दिखाई पड़ा ना, मुझे लगा कि पेरेंट्स को हम जहाँ साथ ले लेते हैं, जब स्कूल ये आपका और कोई घर, सर्वे था मैम कि कैसे आपने ये फाइंड आउट किया कि देयर इज अ गैप? देखो होता क्या है कि इट्स नॉट अबाउट सर्वे। जब हम लोग स्कूलों में काम करते हैं तो हम अपने स्कूलों में एक्शन रिसर्च करते रहते हैं। ओके, तो हमें फैक्टर्स नजर आ रहे होते हैं कि जैसे हमारे पास देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ चिल्ड्रन, तो उसमें से कुछ बच्चे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम उन पेरेंट्स से मिल रहे हैं, हमें रीजन पता लगेगा। तो यही समझ में आया कि जिन बच्चों को घरों से राइट गाइडेंस मिल रही थी एंड जहाँ स्कूल और घर की सोच एक जैसी थी, हाँ, ये right? चीज they were not against each other, जैसे हम जो वैल्यू सेटल कर रहे हैं, there were no A team and B team, we can say they were all equal, ना? they were all on the same team। तो वहाँ हमें नजर आया कि जो पेरेंट्स सही तरीके से गाइड कर पा रहे हैं वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो वो गैप को फिल करने के लिए अपने स्कूल में तो मैंने अराउंड 10 years back, 12 years back we started with the parents orientation and sharing with them age appropriate guidance कि बच्चों को आपको कब कैसे गाइड करना है। ओरिएंटेशन पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं, क्या पेरेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नजर आया मैम? आया, बिल्कुल आया। द रीजन व्हाई नजर आया, देखिए जो पेरेंट अगेन पेरेंट अगर अवेयर नहीं भी है, हाँ जी, तो हमारा अब ये काम हो गया है कि हम पेरेंट को भी अवेयर करें, बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट क्या कर रहा है, अपनी तरफ से बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल रहा है, बिल्कुल जो उसे चाहिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो उसका रोल है, अगर वो रोल सही नहीं प्ले हो रहा तो सब कुछ के बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो जब हमने गाइड करना शुरू किया, मैम यही है ना कि अच्छी एजुकेशन देना है ना, और उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया देना, तो पेरेंट्स का रोल तो यहीं तक है। मेरे को लगता है, नो आई डोंट एग्री विद यू दीप्ति। व्हाई? पेरेंट्स का रोल, देखो ये सारी ना वो चीजें हैं जो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। स्कूलिंग भी अगर आप देखेंगे तो एक चीज है, एक अनुभव है, पेरेंट ऐसा सोचते हैं, एंड दैट इज व्हाई हमारा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उनको बताएं कि आपने अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे स्कूलों में एडमिशन, अच्छी किताबें, अच्छा सामान ही नहीं दिलाना, यू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर चाइल्ड्स लाइफ। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? हाउ टू गाइड, how not to give up, how to set the right boundaries, how to inculcate emotional resilience in your children। मैम आई थिंक पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि वो इतना कुछ बच्चे को देंगे। वो कह रहे हैं पैसा दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ो, अब बस। आई थिंक मेरे को पर्सनली जो लगता है कि कनेक्शन नहीं है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, जो दे वांट टू कंट्रोल, है ना। आपने भी देखा होगा, आपके पास एग्जाम्पल आते होंगे कि मेरा बच्चा तो मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथ में है। कंट्रोल इज इनफ फॉर कनेक्शन नीड। सी अगेन, जैसे आपने बोला ना कि कंट्रोल, कनेक्शन, पेरेंट को नहीं पता। आपने शुरुआत यहाँ से की, पेरेंट को अवेयर नहीं है, तो पेरेंट को अवेयर कौन करेगा? somebody has to do that, you know। why parenting is no longer the same as it used to be। हम पहले रहते होते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में। तो जो एज ओल्ड आपके पास पेरेंटिंग विजडम फ्लो करती थी अपने बड़ों से, वो फ्लो नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर double income families, dink parents, right? They don't have time to spend, and they don't have joint families from where they are getting the wisdom। and जो बच्चे आज माँ बाप हैं, वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे हैं मोस्टली जो 85
के बाद वाले बच्चे वाले। तो सब कुछ Same. बदल चुका है। तो आप पेरेंट्स को अवेयर करने का काम, उनको ये बताने का कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट रोल फॉर द पेरेंटिंग, फॉर द चाइल्ड्स पेरेंटिंग मींस चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, वो स्कूलों को अवेयर करना है। और जो स्कूल कर पा रहे हैं उन्होंने अच्छा रिजल्ट देखा, राइट। एंड जैसे आपने बोला कंट्रोल, you know, you don't control somebody. When you love someone, you prepare them to grow and develop. बिल्कुल। Controlling, I believe that controlling is not the right way to teach your children. Your role as a parent is to coach them and prepare them for the life. आई थिंक पेरेंट्स आर नॉट अवेयर मैम। उनका मेरा पर्सनल है कि अगर मैं पीटीएम पे हूँ तो वो कहते हैं कि बच्चा तो हमारे कंट्रोल में है। तो आई थिंक मैं वही रीजन फाइंड आउट कर रही हूँ कि कंट्रोल, आप भी वही कह रहे हो, कंट्रोल से बेटर है कि कनेक्ट करें बच्चे के साथ। जिसको देखो पेरेंट कंट्रोल समझ रहा है ना, हाँ, वो कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आप अपने बच्चे की लाइफ का हर एस्पेक्ट कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं कहूँ तो बैठ जाओ, मैं कहूँ तो पढ़ लो, मैं कहूँ तो खेलने चले जाओ। इंस्टेड अगर हम अपने बच्चों को ये आदतें सही डालनी शुरू करें, उनका एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ बनाएं, डिसिप्लिन लाइफ बनाएं, बाउंड्रीज करें, तो हम अपने बच्चे को कोच कर रहे हैं। हम कुछ चीज़ों के लिए वेयर देयर आर लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स, शायद हम अपना एक फर्म बाउंड्री लगा देंगे जिसको मोमेंट पे हम कंट्रोल कह देंगे, बट अदरवाइज आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, कोच करते हैं ना। सेम मेरा एक रूल है पेरेंटिंग, अगर मैं बात करूं तो दैट इज द 777 रूल ना, कि 0 to 7 एज में आपको बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, प्लेइंग, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। 7 to 14 की उसकी एकेडमिक के ऊपर, टीचिंग के ऊपर आपने फोकस करना है, एंड 14 to 20 जस्ट उसको गाइड करना है। मेरे को लगता है यही ट्विस्ट है कि बच्चा 0 to 21 तक बच्चे को कंट्रोल ही कर रहा है, उसको इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। 0 to 7 पे आप बच्चे को नर्चर कर रहे होते हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज डेवलप कर रहे होते हैं। एंड जो आपका स्पेसिफिकली एडोलेसेंस वाला एज है, 14 to 20 वाला जो है, वहां पे यू आर जस्ट गाइडिंग योर चाइल्ड, यू आर हेल्पिंग देम टू थिंक, you are helping them to develop critical thinking, problem solving approach, decision making, and then owning the decision even if it gets wrong, even if it goes wrong, how to support to come out and make the right decision again. वो अपनी मिस्टेक से आई थिंक सीखेंगे। एंड जैसे आपने बोला अपना 7x7 रूल आपने बताया, तो व्हाट आई बिलीव, जैसे व्हाट मेरा जो पर्सनल अगर आप बोलेंगे द पेरेंटिंग कोड दैट आई विश पेरेंट्स टू क्रैक इज दैट ECC. And what does it mean? It means E stands here for emotion regulation. Okay. And then C stands for making connections with the children, and C again stands for coaching children rather than controlling them. And any parent who is able to crack this code, ECC, okay, right? They are able to put their children on I'll say ki they prepare the children for the life. They set them to be responsible, happy, confident, successful adult for the life. Good. It's good. ECC. मैं भी ध्यान रखूंगी इस चीज को। मैंने कुछ नया सीखा है। And emotional regulation is a skill. Though these are 2 words only, but it's a skill that whole lot of it is to be understood. And recently, I'll be very happy to share. Recently, I have launched my recorded course as well, which is by the name of the art of effective parenting. Good. And wherein I am teaching parents, guiding them how to decode this parenting code ECC. That's great. And prepare them to connect with their children, and where to control and where to coach. Mostly it is coaching. अभी मैं बात करूंगी, जैसे आपने बोला इमोशनल रेगुलेशन। Yeah. जब एक टॉडलर है मैम, वो टेंट्रम शो कर रहा है, इट मीन्स वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या, ऐसी बच्चे में क्या वैलिडिटी होनी चाहिए कि बच्चा अपने इमोशंस को टेंट्रम के थ्रू ना बताए? बीइंग अ पेरेंट्स मुझे क्या करना चाहिए कि बच्चा टेंट्रम थ्रू ना करे, मैं उसके मे बी इमोशंस को समझूं? कुछ तो गैप है। नहीं, गैप नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम बच्चे का ना एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट को कहीं मिस कर रहे हैं, हम ओवरलुक कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं आपका, स्पेशली 2 years ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, अब उनकी लैंग्वेज थोड़ी डेवलप हो रही है, बच्चे छोटे छोटे शब्द सीख रहे हैं, लेकिन अभी बच्चा डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस whatever I am feeling. Suppose आपने मुझे किसी काम के लिए मना किया, मैं बच्चा हूँ, आप मम्मा हैं, आपने मुझे किसी चीज के लिए मना किया जो मुझे अभी लेने का मन था, बिल्कुल I will show the tantrum. आप टेंट्रम शो करेंगे। आपका टेंट्रम अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर मैं बड़ी हूँ, मैं आप जैसे मम्मा है, तो आप कह सकते हैं ना कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चा ये कह नहीं पाता है, तो उसका टेंट्रम, उसका बिग इमोशंस जो है एक्चुअली उसका टेंट्रम में रिफ्लेक्ट होता है। सिंस द चाइल्ड डजंट हैव द वर्ड्स, so it comes out and messes up with the mind and it comes out as a tantrum.
तो जब हमें ये समझ में आ जाता कहना है है कि बच्चा अगर कोई भी टेंट्रम शो कर रहा है, हाँ, तो इट मींस वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस शो नहीं कर पा रहा। और कई बार जैसे आपने देखा होगा बड़े बच्चे भी टेंट्रम थ्रो हाँ, करते हैं, 8-10 वाले भी कर रहे हैं, इवन 14 साल वाले भी कर रहे हैं। हाँ। तो अगेन रीजन वही है कि बिकॉज उनको अपने इमोशंस को रेगुलेटेड वे में एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं गया है। आई थिंक यू आर राइट मैम, आई सिखाया एग्री ही विद यू। बीइंग अ पेरेंट मुझे भी ये पता चल रहा है कि बच्चा टेंट्रम थ्रो क्यों कर रहा है। बिहाइंड द रीजन इज दैट कि हमें टेंट्रम का रीजन फाइंड आउट करें, दैट इज they are unable to express. They are unable to express, and who will teach them? Most of the time, अगर आप देखिएगा तो how do parents express themselves? When the children are not listening to them, what do? They yell, they shout, they spank, they hit. बिल्कुल. Right, and it goes on and on and on and on. Learning by doing, they will learn the same what thing. A child is learning. A Yelling child is learning when you are not able to express yourself. You shout when you don't get the things your way done. You shout, hit, do everything. So emotional regulation is not for the children first. It is first for the parents. An emotionally regulated parent will be able to express their own emotions in a very calm, cool, and controlled manner using the right words and right tone of the words matter a lot. हाँ, मैं भी इस बात के लिए it matters a lot, right? बिल्कुल. अब एग्रेशन मान लो हमने दिखानी है, डजंट मीन कि हमने शाउट करके ही बच्चे सामान उठा के फेंक देना है. हाँ, या वही बच्चा तो वही देख रहा है ना कि अगर मैंने गुस्सा दिखाना है तो आई विल थ्रो एनीथिंग ना. तो कैसे पेरेंट्स को अपनी एग्रेशंस को कैसे, अब बच्चे से पानी का गिलास गिर गया, कांच का गिलास टूट गया, तो बीइंग अ मदर मेरे को बहुत बुरा लगा कि मेरा सेट खराब कर दिया उसने सेट ग्लासेस का ना. I will just tell you here, एक बार रुक कर सोचिए दीप्ति, आपके बच्चे से कांच का गिलास गिर गया, टूट गया, राइट? अब सिर्फ सोचिएगा कि क्या वो उसने जानबूझकर गिराया. आई विल शेयर एन एग्जांपल ऑफ माय ओन लाइफ. आई रिमेम्बर आई माइट बी इन क्लास 6th or 7th. तो गर्मी की जैसे छुट्टियां थी और अब जैसे आप दही जमाते हैं तो सवेरे उठा के आप उसको फ्रिज में रखते हैं और खाने के टाइम पे आप फ्रिज से निकालते हैं. तो सवेरे मम्मी ने उठा के दही फ्रिज में रखा होगा और दोपहर के लंच के टाइम मम्मी ने बोला बेटा दही निकालो, और मैं निकाल रही हूँ दही फ्रिज में से. जस्ट इमेजिन द सीन. और वो मैं दही को देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ मम्मी कितना अच्छा चक्का दही जमा है आज. इट वॉज गुड दही जमा हुआ. एंड मैं निकाल रही हूँ और वो मेरे हाथ से छूटता है और वो पूरा जो आपके कांच के चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं बड़े, वो टूटता है, दही भी गिरता है, बर्तन भी टूटता है. एंड मैं ऐसे, मुझे लगता है डांट पड़ेगी. और मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिंपल इतनी सी बात कही, इट्स ओके, रुको इसको साफ कर देते हैं मिलके. हमने मिलके मम्मी के साथ साफ कर दिया. शाम को मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको गुस्सा नहीं आया? तो बोली नहीं. मैं कहा क्यों? मेरे से सारी दही गिर गई, वो बर्तन टूट गया. बोले तूने उठाकर फेंका था क्या? हाथ से छूट गया. तो काम करते हुए मेरे हाथ से भी छूट सकता है. तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो बच्चा बदतमीजी उसके हाथ से जो हमें लग रहा हुई या कोई चीज गिरी टूटी, वो उसने जानबूझकर किया तो मैं एक अलग अप्रोच से डील करूंगी. उससे अनजाने में हो गई तो मैं एक अलग तरीके से डील करूंगी. एंड दैट वाज आई बिलीव द लेसन दैट एम्पावर्ड मी टू बी अ टीचर एज वेल. कि जब मैं टीचर हुई तो मैंने हमेशा ये डिफरेंशिएट किया कि बच्चे से वो गलती जानबूझकर हुई है, अनजाने में हुई है. सेम चीज मैंने अपने बच्चों के साथ भी लगाया. अगर उन्होंने जानबूझकर की है, कोई बात हमने एस्टैब्लिश किया है, बाउंड्री है, कोई चीज है, हमने अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से उसको अप्रोच किया. बट अगर अनजाने में हो गया है, और these are small errors which happen in everyday life. बिल्कुल, बच्चा गलतियां करके ही सीखेगा. और अगर दूसरी बात जो आपने इसमें बोली कि मुझे बुरा लगेगा, मेरा सेट खराब हो गया. हाँ, यही पेरेंट्स की है, ये थॉट पेरेंट का है कि मैं तो अपना एग्जाम्पल मैं समझ रही हूँ, हम सब एक जैसे ही सोचते हैं ना. तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, देखिए जब आप अपने बच्चों को काम सिखा रहे हैं ना, तो ये काम सिखाने की कुछ कॉस्ट भी तो होती है. तो आप दो चीजें कर सकते हैं. आप इतना अपना सिंपल रखें घर कि आपका बच्चा, आप क्यों चीनी के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप अपने बच्चे को किचन में इनवाइट कर रहे हैं. छोटा बच्चा है, 6-8 साल का. वैसे तो मैं कहूंगी आप कर रहे हैं तो उसे चीनी का बर्तन भी इस्तेमाल करने दीजिए, कांच का भी करने दीजिए, जो भी आपका बोन चाइना बोरोसिलिकेट करने दीजिए, क्योंकि बच्चा ऐसे ही सीखेगा. बट अगर आपको इतना ही अपने उस बर्तन से लगाव है तो प्लीज उसको तब तक के लिए इस्तेमाल मत कीजिए जब तक बच्चे के हाथ में स्टीडीनेस ना आ जाए. पर आप बच्चे को काम से नहीं रोक सकते. और मैंने देखा है बहुत सी मम्मियां बच्चों को काम इसलिए नहीं करने देती हैं, गिर जाएगा, टूट जाएगा. तो गिरेगा नहीं और
टूटेगा नहीं तो बच्चा काम कैसे सीखेगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है हमारे आज। हम घर को तो रखना चाहते हैं म्यूजियम की तरह सजा कर, बिल्कुल मैम, बच्चा किसी चीज को हाथ भी ना लगाए, बच्चा किसी चीज को उठाकर क्यूरियोसिटी से देखे भी ना, तो फिर बच्चा एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग सारी चीज की होनी कैसे चाहिए। आएगी? कोई सिखाएगा ना, somebody has to teach the child। अभी पीछे एक पेरेंट थे, वो इस बात से मुझसे स्कूल में जैसे मिले और वो बात कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, अपने बच्चा, छोटा बच्चा है 3-4 साल का, जूनियर केजी में था। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला कि इसको इतनी भी समझ नहीं है, इतने महंगे महंगे मोबाइल उठा के तोड़ देता है। माय गॉड। आई सेड उसको देखिए, आपको वैल्यू पता है मनी का कि ये 25,000 का है कि 50,000 का है, बिल्कुल। उसके लिए सिर्फ ये कि उसको कोई चीज फेंकनी है जो किसी को तो जरूर देख रहा है, गुस्से में फेंकना है, तो वो आपके हाथ से फोन भी लेकर फेंक देता है। फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो 25 या 50, बच्चे को पैसे का तो वैल्यू ऑफ मनी तो पता ही नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई महंगा सामान जो अभी बच्चा हैंडल करना नहीं जानता है तो उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो प्लीज अभी उसको अंदर रख लो संभाल के, जब बच्चा बड़ा हो जाए थोड़ा तब निकाल लेना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, नहीं पता। आई एग्री विद यू। सेम नेक्स्ट है कि मैम यू नो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बच्चे की है वो 2 to 6 की एज में रैपिडली ग्रो कर रही है। अब उसमें क्या है, बच्चा डिसीजन मेकिंग सीख रहा है, उसमें इमोशंस उसके आ रहे हैं, सोशल स्किल्स सब सीख रहा है ना। तो कैसे हम उस अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब डेवलप कर रही है तो किस तरह की प्ले, गेम्स या कोई एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ कर सकते हैं 2 to 6 एज के बच्चों के साथ, ताकि उसकी डेवलपमेंट एक प्रॉपर वे में हो। इमोशन रेगुलेशन पे ही हम बात कर रहे थे, तो दैट इज द राइट टाइम आई थिंक जब हम बच्चे में डाल सकते हैं वो इमोशन। तो किस वे में हम डाल सकते हैं? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड आई बिलीव दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ ऑडियंस, जो आपका पेरेंट्स सुन रहा होगा, पेरेंट ऑडियंस सुन रहा होगा। सी, आपके बच्चे का 2 to 6 years का जो टाइम है, व्हेन द ब्रेन एक्चुअली इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज वन पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज रिलेटेड विद द all these emotional regulation skills हो गया, your social skills हो गया, decision making, all that. And if you wish your children to grow that in a manner which helps the child for the development of the life as well, you need to engage with your children. And when I say engage, I mean genuine engagement. Like I'm telling you all parents, they can do few activities, like minimum at least you must make few routines, establish routines that every day I'm going to do this with my child. Like first, number 1 can be let your child play, free play, 30 minutes of free play every day in the open playground. अच्छा जी। Or on the grass, somewhere in the nature. नेचर का टच, नेचर के टच में। Second thing, you engage your children in some brain activity which is playing some blocks, जो some board games, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हम, and that increases focus as well. When a child sits for a game, किस तरह की, जैसे कि मैम मैंने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है, तो उसमें हम एक्टिविटी कराएं कि दाल पेस्ट कर लो या फिर पोरिंग कर लो। देखो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स वाला है। अच्छा, आप जो कह रहे हाँ, हैं वो भी डेवलप होंगी, प्रीफ्रंटल वो भी कॉर्टेक्स होंगी, के, हाँ। वो भी होंगी। तो आप वो भी ले सकते हैं कि आपने चने और राजमा मिक्स कर दिए, बच्चे को बैठा दिया अलग करने के लिए, फाइन, वो आपका फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहा है। आप चाहते हैं कि बच्चा अलग तरीके से सोच पाए, तो जब बच्चा ब्लॉक्स लगाता है, बच्चा पजल सॉल्व करता है, तो बच्चा क्या सीख रहा है? वो देखता है ये पीस नहीं मैच किया, वो उठाता है दूसरा पीस, देखता मैच करता है। वो देखता है ये छोटा ब्लॉक था और ये बड़े के ऊपर लग गया, पर बड़े छोटे के ऊपर बड़ा नहीं लगा, कुछ तो बच्चा देख रहा है, तो वो सीख रहा है, उसका दिमाग उन चीजों को पकड़ रहा है। सेकेंड एक्टिविटी, आप जरूर बच्चे को इन्वॉल्व करिए। थर्ड, यू इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन सम डेली रूटीन, घर के काम, समथिंग लाइक, एंड आप सोचेंगे अब 2 साल का बच्चा क्या कर सकता है, पर 2 साल का बच्चा कर सकता है, प्रोवाइडेड आप खुली निगाह से देखिए। आप किचन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और आपको किचन में 10 चीजों की जरूरत है, ना, आप बच्चे से आलू कह सकते हैं उठा के लाओ, और वो उसी वे में रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ, उठा के लाओ, कलर बनेगा, अब वो 1 लाएगा, हाँ, 1 लाएगा, फिर आप उसको बोलिए ब्रिंग 1 मोर, 1 2 3। इन सब के लिए पेशेंस बहुत चाहिए। इतनी भागदौड़ की जिंदगी में आजकल के पेरेंट में पेशेंस की इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हमें लगता है हम खुद ही उठा लाएंगे, खुद ही क्या उसको बोलना है। बट देन 2 चीजें हैं, जब आप बच्चे को रोता हुआ छोड़ के, अगर आप अकेले हैं, या तो आप किसी मेड के साथ छोड़ेंगे, किसी हाउस हेल्प के साथ छोड़ेंगे, आप उसे कोई अटेंड कर रहा है। अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बच्चा, मुझे खाना बनाना है, और कोई बच्चे को अटेंड नहीं कर रहा और बच्चा आपको रो रहा है, वो रो इसलिए रहा है क्योंकि वो अकेला, उसे कोई है नहीं, तो आप अपने साथ एंगेज कर लीजिए ना। कुछ नहीं है, कटोरियां दीजिए, छोटी छोटी, पानी दीजिए, चम्मच दीजिए, डालने दीजिए इधर से उधर ना, वो एंगेज है आपके साथ, तो इन्वॉल्व द चाइल्ड विद यू।
उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, एंश्योर कि आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड रीडिंग टाइम है वेयर यू आर रीडिंग सम स्टोरी टू ये बहुत अच्छा आपने बोला, रीडिंग टाइम यही लैक कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट, मैंने देखा है। और बच्चे तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड द बुक्स। क्या हमें आजकल जो बुक्स आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी हैं, वो बुक हाथ में देनी चाहिए विद फोन और हैंड बुक, जिसमें हम कनेक्शन शो करते हैं। रीडिंग हैबिट्स डेवलपमेंट जरूरी है। पर आजकल तो बच्चे आप बोलते हैं, मेरा बेटा ही बोल रहा है कि मम्मा ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैं, तो वो बेटर है कि मैं उसको कोई बुक ला के दूँ, वो बेटर रहेगा? दीप्ति देखो, मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, रीडिंग एज अ हैबिट actually is dying. And remember, this is for all the parents, those who are listening to both of us. Reading as a skill has to be established in the foundational years. If किस एज में मैम? आपका ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जो हमारे फर्स्ट 6 years आ रहे हैं, बच्चे को मैं स्टोरी बुक दे सकती हूँ? I'm telling you how can you proceed. Even to such a small child, जो 8 महीने का बच्चा है ना, हाँ जी। आप उसको भी स्टोरी बुक दे सकते हैं। बच्चा will not read. वो तो हाँ, Our aim as parent is to introduce the books to the child. आप that I think that is not earlier age मैम। नहीं, आप इसको सुनिए, पूरा प्रोसेस बड़े ध्यान से पकड़िएगा, because this is coming from an educator. Okay, This is coming from an educator, right? बिल्कुल। हम बच्चों को किताबें, हम सब पेरेंट्स का ये आजकल एक बहुत कॉमन स्कूल में PTCM में या हमसे मिलने आएंगे पर्सनली, तो एक बहुत बड़ा शिकायत है कि बच्चे खुद तो पढ़ते नहीं, हाँ। वो होमवर्क भी नहीं करना चाहते, उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो व्हाट वी डिड, हमने अपने स्कूल में पूरा का पूरा इस पे पूरा हमने एक्शन रिसर्च किया, हमने अच्छा, पूरा डेटा निकाला, कितने बच्चों के घर में किताबें आ रही हैं, कितनों के नहीं आ रही हैं। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने उनको ओरिएंट किया। मैम किताबें इज जस्ट फोकस ऑन उनके जो सिलेबस के रिलेटेड? नहीं, मैं बता रही हूँ, दैट्स समथिंग। अब जैसे मैंने बात शुरू कर रही थी कि जो बच्चे किताब नहीं उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं उठा रहे हैं, समझिए। हमने क्या किया है, किताबों का एसोसिएशन हमने सिर्फ पढ़ाई से कर दिया। हाँ, आई एग्री। अगर किताबों का एसोसिएशन बचपन से फन से कर दिया जाता, बहुत अच्छी फन से कर दिया जाता, तो जब मैं किताब उठाता तो मैं फन के लिए उठाता, इसलिए नहीं उठाता कि मुझे कुछ पढ़ना या मुझे डांट पड़ेगी, होमवर्क नहीं हुआ। और ये जो मैं बता रही थी, 8 महीने के बच्चे के भी जो आपकी टॉय बास्केट है, जो भी आप लाते हैं, हाँ, हमारे पास इतने छोटे छोटे आपके बोर्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, लैमिनेटेड वाले होते हैं, जो एक छोटा बच्चा उठा भी सकता है। आई एम नॉट सेइंग इतनी बड़ी बुक डाल दीजिए, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स डाल दीजिए जिसपे पिक्चर्स बनी हुई हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, 10 चीजें हैं, वो डाल दीजिए। जब बच्चा अपना टॉय उठाएगा तो उसके लिए तो वो टॉय है ना, बिल्कुल, लेकिन वो टॉय उसे कुछ सिखा रहा है, उसे कोई पिक्चर दिख रही है, और हर 4-6 अलग हैं, 8-10 अलग हैं, और आप उसको बदलते भी रहते हैं, नया भी डालते रहते हैं। धीरे से जब बच्चा आपका 1-1.5 साल का हो गया, अब आप किताब लेकर बैठते हैं कोई जिसमें 2-4 पेजेस हैं, जिसमें पिक्चर्स हैं, और जिसमें 1 या 2 लाइन है, जिसको आप पढ़ते हैं और बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं। देखो ये यहाँ से देखो अपना सामान उठाकर, ये देखो बाजार जा रहा है, फिर देखो उसने बाजार से सेब खरीदा और अपने बैग में डाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप उसको स्टोरी रिलेट कर रहे हैं, और आप अपने घर में जब तक आप खुद एज पेरेंट, इफ यू आर नॉट रीडिंग द बुक्स, योर चिल्ड्रन विल नेवर कैच ऑन द हैबिट। तो सभी पेरेंट का ये शिकायत है कि किताबें नहीं पढ़ते, तो क्यों नहीं पढ़ते? मेरा ये मानना है कि हम किताबें उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। आपने सेकंड बहुत अच्छी बात बोली कि हम इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं, बट एज अ बर्डन, हम उनको कि ये पढ़ना है, उसको एंजॉयमेंट। मैं बर्डन नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि उसका एसोसिएशन गलत हो गया। एवरीथिंग दैट वी यूज इन आवर लाइफ, एवरीथिंग दैट वी लुक अराउंड, उसका हमारे दिमाग से एक एसोसिएशन हो जाता है। फन इज नेचुरल, विच एवरीबडी, इवन हमें भी अच्छा लगता है, हम एंजॉय करते हैं, कोई भी चीज फन है, डोपामाइन रिलीज होगा तो वी विल एंजॉय दैट। तो हमने उसका फन के साथ किताबों का तो एसोसिएशन ही नहीं किया। फिर दूसरा, अभी जैसे मैं पेरेंट्स से कहती हूँ तो कहते हैं हमने तो मैम किताबें भी ला दी, हमारे घर में तो अब चंपक भी आ रही है, नंदन भी आ रही है, हमारे पास और भी बहुत सारी स्टोरी बुक्स आ रही है, पंचतंत्र आ रही है, फलाना फेरी टेल्स आ रही है, पर हमारे बच्चे नहीं उठा रहे। कुछ नहीं बदलेगा। अभी आपने सिर्फ किताबें लाई हैं, आपने आदत कहाँ बनाई है? अपने आप तो मैं उठा नहीं सकता ना, क्योंकि आपने बनाई नहीं आदत, या तो वहीं बना देते, वो तो फिर शो केस बनेगी सिर्फ। अभी आप 6 साल का बच्चा भी, 8 साल का बच्चा भी, अगर आप किताब लाए हैं, किताब आनी शुरू होगी, वेरी गुड पॉइंट। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आदत लगे, तो अपने घर में एक टाइम स्टैब्लिश करिए, दिस इज स्टोरी टाइम। अब आप किताब लेके बैठिए। किस एज में कर सकते हैं मैम? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी एज, इट्स नेवर लेट। ओके, आप आज जागते हैं, आप आज कर लीजिए, आप पहले जाग गए तो पहले कर लीजिए, आपने 8 महीने में समझ में आ गया, आप 8 महीने से कर लीजिए। आई थिंक 10 to 15 मिनट ड्यूरेशन, आप बैठिए और बोलिए दिस इज स्टोरी टाइम। ओके, और उसमें आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, ठीक है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सुन रहा है। एंड रिमेंबर, बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने इमेजिनेटिव होते हैं, वो उसमें कुछ पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो उनके साथ बनाइए।
इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होगी, इमेजिनेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी लिसनिंग डेवलप, स्किल्स, लिसनिंग स्किल। फिर जैसे ही बच्चा 3 साल का हो गया, अब सपोज स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स थे हाँ और एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को मारा, हाँ आप बच्चे से पूछ सकते हैं उसने उसको हाथ लगाया, मारा, वो बिना मारे इस काम को कैसे कर सकता था? तो बच्चा सोचने को मजबूर होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव करे। अगर वो नहीं सोच पा रहा, बच्चा बहुत छोटा है, 3 साल का है, तो हम उसे कह सकते हैं ना कि अगर उसने मारा, क्या वो मारने के बजाय आराम से कह सकता था कि प्लीज मुझे भी ये टॉय चाहिए? या अगर वो प्लीज से नहीं मान रहा था तो क्या वो मम्मा से कह सकता था कि मम्मा भैया को बोलो मुझे टॉय दे दे? तो 3-4 ऑप्शंस मैं जनरेट करूंगी तो मेरा बच्चा उठाएगा उसमें से कोई ऑप्शन, तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है, राइट? एंड मॉरल वैल्यूज भी सेटल हो रही हैं। तो रीडिंग तो मेरा तो ये इतना बड़ा पेन पॉइंट है क्योंकि आई एम सच एन एविड रीडर। अगर आप अभी भी कहीं इधर निगाह मारेंगे और हमारे बेडरूम में भी चले जाएंगे ना, तो आपको हर तरफ बुक्स ही फैली दिखाई पड़ेंगी। एंड वन मोर थिंग, पेरेंट्स दे बाय द बुक्स एंड दे कीप देम स्टैक्ड इन अलमीरा। हाँ बिल्कुल, कीप द बुक्स इन द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, लेट इट बी अवेलेबल like other toys are available, ताकि वो आता जाता देखे, मे भी उसको समटाइम हाँ भी ले। I go and I pick up the toys and if my books are available readily to me, books attract because they have beautiful colorful pictures, especially छोटे बच्चों की जो होती हैं, the books attract, तो मैं उठाऊंगा, पर आपने स्टैक करके वहां रख दिया। And remember, I feel so bad to share this but I'll share. There were few family friends, काफी आना जाना था हमारा, तो मुझे चूंकि शौक है पढ़ने पढ़ाने का और मैं बच्चों को गिफ्ट में ना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कभी उनको फ्रॉक दे दूं, कपड़े दे दूं। मुझे समझ में आता है बच्चों को किताबें दे दो, स्टेशनरी दे दो, कलरिंग बुक दे दो, ये समझ में आता है। तो मैंने जस्ट विद दिस एम इन द माइंड कि इस बच्चे को मैं 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा, मैं इसको स्टोरी बुक्स देती हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं मिली और मैंने पूछा आपने स्टोरी पढ़ी? बुक नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी। मैं क्यों नहीं पढ़ा? मम्मी ने ना स्टोरी बुक अलमारी के ऊपर रख दी। तो अलमारी के ऊपर क्यों रख दिए? क्योंकि वो बच्चे से फट जाएगी। प्लीज चीजों को बच्चों के पास रहने दीजिए। उनका कसूर नहीं है, कसूर नहीं है। हमें लगता है हमारी हर चीज संभली हुई होनी चाहिए, हम इसे संभाल देते हैं। हाँ। लेकिन बच्चा जब उठाएगा ही नहीं, किताबें पकड़ेगा ही नहीं, और किताबों की एक फील है, किताबों के पेजों की एक स्मेल है, हमसे पूछिए, एक स्मेल है। एंड आपने पूछा था नेक्स्ट कि आपका बच्चा कहता है कि मैं अगर डिवाइस पे पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे, सी अब आज की डेट पे हम डिवाइस पे भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हम ओल्ड स्कूल है तो हमें तो किताबों के बिना समझ में नहीं आता। सेम हियर मैम, हमें समझ में नहीं आता। लगता है कनेक्शन बनता है अगर आप। और दूसरा, आज भी अगर मैं किताबें पढ़ती हूँ पर्सनली, तो मेरी तो किताबों में लाइनें मारी होती हैं, जो पॉइंट मुझे समझ में आ गया हाईलाइट करना है मुझे। तो इट हैपेंस, एवरीथिंग हैपेंस इन द किंडल। My daughter from her first salary bought me a Kindle, which I used for maybe a month or 2, and it's still left unused. मुझे मजा ही नहीं आता, because वो feel of the book, और वो although I love my books, but कभी-कभी आप ऐसे उसको मोड़ते भी हैं, आपका बुक उसमें bookmark होता है, आपका कुछ स्विंग हो रखा है, तो आप बुक को पैम्परिंग करके आप एक रिलीज अपने आप को रिलैक्स। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और ये बहुत ही आपने वो बात की जो मैं चाहूंगी कि हर पेरेंट समझे। और रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देखिए अब। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सक्सेस इस रीडिंग हैबिट से जुड़ा हुआ है। हम लोग स्कूल में हैं, राइट? हम क्या देखते हैं, बच्चे, हमारे यहाँ स्ट्रगल है, स्पेशली हमारे अपने कंट्री में स्ट्रगल है। 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव लेकर आई है। दे आर रेकमेंडिंग कि आप बच्चों को प्राइमरी क्लासेस तक उनकी मदर टंग में पढ़ाइए, समझाइए, उससे बात करिए, बिकॉज एक जनरेशन हमारी पूरी स्कूलों से ऐसी बाहर निकल आई है। नॉट एवरीबडी, आई विल से कि 80 to 85% पीपल, दोज हु हैव स्टडीड, those who have degrees, but if anything comes to them written in English, they are not able to read and understand it, बिल्कुल, I agree. though they have the degree. तो कहाँ गड़बड़ हुई? Because reading with understanding, reading with comprehension was not established. अब फिर अगला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। Initially we learn to read. हम जब छोटे होते हैं ना, हमें क ख ग घ ABCD सिखाया जाता है, अक्षर ज्ञान, नंबर ज्ञान कराया जाता है, हम पढ़ना सीख रहे होते हैं। और जब हमें पढ़ना आ जाता है, क्लास 2 तक हमारा ये स्टैब्लिश हो जाना होता है, 5वीं तक हम उसको रीइंफोर्समेंट करते हैं, 6 ऑनवर्ड्स आपकी जर्नी बदलती है। नाउ यू रीड टू लर्न। आपको पढ़ना आ गया, समझ के पढ़ना आ गया, आप कोई भी किताब उठाएंगे उसमें जो लिखा है एज अप्रोप्रिएट। ऑफ कोर्स अब मैं 6 का बच्चा हूँ तो मैं कॉलेज लेवल की किताबें नहीं उठा सकता। अपना एज अप्रोप्रिएट रीडिंग मटेरियल अगर मैं उठाता हूँ तो मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, तो गेम चेंज हो गई। पहले वी डिड व्हाट वी डिड, वी लर्न टू रीड। और जिस बच्चे की रीडिंग स्टैब्लिश हो गई,
विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उस बच्चे की ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मैं किताब उठाऊंगा, मैं रिसोर्स उठाऊंगा, मैं पढ़ूंगा और मुझे चीज समझ में आएगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल। तो हमारे स्कूलों के अंदर भी यही सबसे बड़ी जंग है। इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, हाँ जी। बच्चे आर कमिंग फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड एंड हम सब हिंदी बैकग्राउंड से लोग हैं। बिल्कुल जी। जिन बच्चों का, हमारे जो बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब एक बच्चा मैथ्स नहीं कर पाता है ना, तो वो हाँ इसलिए मैथ्स नहीं कर पा रहा कि उसे मैथ्स नहीं आता है, वो इसलिए मैथ्स नहीं कर पा रहा कि उसे स्टेटमेंट सम इज नॉट मेकिंग द मीनिंग। बिल्कुल। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग and how important it is for the parents to introduce reading at such a small age that उसका association fun के साथ हो जाए। तो आपका कहना ये है कि 8 मंथ का अगर बच्चा है, 8-10 मंथ्स पे आप उसके फ्लैश कार्ड्स डाल सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चे की एज बढ़े उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्टोरी टाइम रखिए, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट लाइए। हाँ। और आई रिमेम्बर हमारे घर में शुरू से ये एक प्रैक्टिस, पता नहीं उस वक्त मुझे नहीं समझ थी, बट वो फैक्ट्स नहीं पता थे इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, पर जाने अनजाने वो एक प्रैक्टिस इतनी अच्छी सेटल हुई। अब जैसे हम पोंटा में रह रहे हैं यहाँ पर, तो पोंटा तो आज 30 साल बाद अगर मैं देखती हूँ, 30 साल पहले अगर मैं जाकर देखती हूँ, तो पोंटा से तो कोई कुछ आने जाने के साधन भी कुछ नहीं थे। हम देहरादून जाते होते थे महीने में एक बार। और जब हमारी बच्ची बड़ी हो रही थी, बड़ी वाली, व्हेन शी वाज इन क्लास सीनियर केजी, जूनियर केजी, तो हम जब जाते थे ना, तो हम वहां से ना ऐसे उठा के लाते थे स्टॉक बुक्स, स्टोरी बुक्स, पजल बुक्स, एक्टिविटी बुक। आई थिंक उस टाइम ना एक्सपोजर नहीं था, फोन नहीं थे ना, तो कोई ऐसा टाइम नहीं था कि बच्चा जहाँ स्पेंड कर सके, तो उस टाइम रीडिंग ज़्यादा जल्दी डेवलप होती थी। आजकल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के पास, सबसे बड़ा फोन, टीवी एंड ऑल। लेकिन मैं अगेन फिर ये कहना चाहूंगी, डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन बनाया किसने? हमने। बिल्कुल हमने बनाया है। आज भी हमारे पास चॉइसेस हैं। जब एक छोटा बच्चा खाना नहीं खाता था ना पहले, तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी या दादी क्या करती थी, उसको कहानियां सुनाती, उसके साथ आगे पीछे घूम कर खाना खिलाते थे। आज हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन चला देते हैं, फोन चलाओ, कोकोमेलन देखो, ये देखो, कोकोमेलन देखो, और बच्चा खाना खा रहा है। बच्चे को ये भी नहीं पता उसे क्या खाया है, उसे टेस्ट भी नहीं पता है ना। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया है, स्क्रीन को ना हमने अपना आलसे की हेल्पिंग हैंड बना लिया। हम पेरेंटिंग स्क्रीन्स को ना, पेरेंटिंग अपनी आउटसोर्स कर रहे हैं कि तुम बैठो, इनको रखाओ, हम काम कर लें। आप कहना चाह रहे हैं कि आजकल मोबाइल पेरेंटिंग हो रही है, हाँ? कि मोबाइल के थ्रू बच्चे हो रही, पर अच्छी नहीं हो रही ना, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, जब मैं बात कर रही हूँ अपने बच्चे से, तो डेफिनेटली मैं वो बात करूंगी जो मैं चाहूंगी मेरे बच्चे में आदत डेवलप हो। मोबाइल आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मोबाइल में कोकोमेलन वो सिखाना चाह रहा है जो कोकोमेलन सिखाना चाह रहा है, जो ऐप सिखाना चाह रहा है। आई एग्री विद यू, एंड ये जितने ऐप्स है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डिजाइन ही ऐसे किए गए, ये एडिक्टिव है। इतना डोपामाइन रिलीज होता है, इतना डोपामाइन रिलीज होता है कि बच्चा एडिक्ट हो जाता है। एंड उसे जब तक आप देंगे नहीं, बच्चा एकदम से तो डोपामाइन तो रीडिंग से भी रिलीज हो सकता है, बट वही आपका हमने आदत नहीं डाली ना। आपका डोपामाइन रिलीज होने के लिए देयर आर 100 अदर थिंग्स, नॉट ओनली मोबाइल। मोबाइल इज वन थिंग, वन वे आउट ऑफ दैट, वन ऑप्शन। तो हम बाकी तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करें, क्योंकि हमारे को बहुत आसान हो गया, इजी अप्रोच है, बच्चा जल्दी चुप हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, किसी भी पेरेंट ने ये जानबूझकर नहीं किया, पता ही नहीं था कि ये इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। हम लोग के, मुझे याद है मेरे हाथ में पहला फोन 2004 में आया, ठीक है, उससे पहले आ चुका होगा, आप कह सकते हैं 98 2000 में आ गया होगा, राइट। मेरे हाथ में अपना मोबाइल 2004 में आया, ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगले पिछले 25-30 साल में जो हमारे पास मोबाइल आया और मोबाइल के यूसेज बढ़े और बच्चों के हाथों में गए और जो उसके इल इम्पैक्ट्स आए, उसकी तो अब रिसर्च और स्टडीज आने लगी ना, शुरू हुई है। बिल्कुल अब आने लगी ना, असर तो पड़ चुका, एक पूरी जनरेशन पे असर 25 साल पड़ चुका। अब वो चेंजेस, अब वो बार बार क्यों ये बात की जा रही है, स्क्रीन फ्री पेरेंटिंग, मोबाइल एडिक्शन। वास्तव में बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो गए, बिल्कुल बच्चे हो गए मोबाइल एडिक्ट। तो उन पेरेंट्स को पता नहीं था, बट आई विल से आज भी बहुत होप बाकी है। द ओनली थिंग नीडेड इज कि पेरेंट्स को इंटेंशनल होना है, और अगर उनको कहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, बच्चा नहीं सुन रहा है, नहीं समझ पा रहा, दे मस्ट सीक हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल। हाउ टू डी एडिक्ट द चाइल्ड, पे बात करना चाहूंगी कि आज पेरेंट जो हैं वो पेरेंटिंग कोच हायर कर रहे हैं। मैम, इज दैट ट्रू कि ये गेम चेंजर है पेरेंटिंग कोच की इट्स जस्ट अ मिथ? आप इसके बारे में, आप भी एक पेरेंटिंग कोच, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने नोटिस किया कि कुछ गैप्स हैं, पेरेंट्स से कुछ छूट रहा है।
वो जो छूट रहा है, अगर आपको कोई नहीं बता रहा, पहले बताने के लिए घर में दादी होती थी, नानी होती थी, बड़ी ताई होती थी, सब ऐसे लोग होते थे। अच्छा, क्योंकि आप तो जॉइंट वो फैमिली एक पेरेंटिंग कोच का काम करते थे। व्हाट हैज वर्क विद देयर चिल्ड्रन ओवर द टाइम, वो शेयर करते थे। लाइक अगर मैं बताऊं, जैसे मेरी दादी जब थी, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो घर में हम 3 भाई बहन थे, और दादी थी, मम्मी थी, पापा मेरे व्हेन आई वाज इन क्लास 8 पापा हैज पास्ड अवे। तो जैसे कभी किसी बात पे मम्मी, आदत होती है आप कोई ना कोई ऐसा वर्ड बोल देते हैं तो मम्मी पागल बोल देती होती थी कभी कभी। नॉर्मल है। तो दादी मम्मी को रोकती होती थी। अच्छा जी। कि कांता रानी बच्चे नु पागल ना क्या कर। अच्छा जी। पागल पागल कहेंगी ना, पागल होके वखान गए। जे तो चंगिया चंगिया कहेंगी ना तो चंगे होके वखान गए। एंड हमें उस वक्त नहीं पता था कि ये कोई फिलॉसफी है, और उन्हें भी शायद नहीं पता था, बिकॉज दादी को ये नहीं पता था दिस इज सम साइकोलॉजिकल फिलॉसफी। बट टुडे व्हेन आई हैव रेड, आई हैव डन माय पेरेंटिंग कोचिंग, आई हैव रेड साइकोलॉजी रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, yes, I know that there is a psychology. This is the prophecy, self-fulfilling prophecy of your words. Empowerment of words. Yes. अगर हम बच्चे को बोलेंगे तू तो नालायक है, नालायक है तो नालायक ही होके दिखाएगा। अच्छा। तो अब ये दादी को तो नहीं पता था, उससे नहीं पता था, किसी थ्योरी से, पर उनकी लाइफ में लगता था, उन्होंने लाइफ का लेसन मम्मी को पास ऑन किया। अब ये कौन बता रहा है? अगर कोई बताने वाला है आपके घर में, ठीक से गाइड करने वाला है, आपको पेरेंटिंग कोच की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट अगर आपके घर में कोई नहीं है, और या आपको, क्योंकि ये भी डर होता है ना कि मैं अगर किसी से बोलूंगा तो वो समझेंगे कि इसको पेरेंटिंग भी नहीं आ रही है। हाँ, तो आप अपने बड़ों से कहना भी नहीं चाहते। कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ही आ जाएगा। आप दादी हैं, आप चाहे अलग रहते हैं, अलग शहर में, पर आप जब जाते हैं तो आप कह सकते हैं, पर आप नहीं कहते हैं। क्यों? आपको लगता है ये सोचेंगे इन्हें पेरेंटिंग भी नहीं आती, बाकी तो 36 काम दुनिया के आते हैं, मॉडर्न है ना। तो आप कहना भी नहीं चाहते, तो देन यू नीड सम हेल्प, सम गाइडेंस, सम कोचिंग। एंड बिलीव मी, मेरा तो एवरी डे शाम के सेशंस बुक्ड होते हैं, वन और द अदर सेशन शाम को बुक्ड होता है। अच्छा जी। 1 घंटे 2 घंटे की कॉल्स पेरेंट्स के साथ, कपल्स भी बैठते हैं, कभी मदर बैठती है, कभी फादर बैठते हैं, सेशन, जस्ट टू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, जो भी उनकी पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं। अच्छा, कैसे चैलेंजेस आप शेयर? अगेन चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चा बात नहीं सुनता। सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज कि बच्चा स्क्रीन से एडिक्टेड है। अच्छा जी। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं पढ़ाई में, क्या करें? तो रीडिंग एस्टैब्लिश नहीं करी है, आदत कहना मानने की है। कोर ऑफ द अगर स्टोरी देखें तो वही सब बात। बिहेवियर, अब बिहेवियर कहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है? हाँ, जो आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं उसी में बिहेवियर आपका एस्टैब्लिश हो रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। उनको लगता है कि पेरेंट्स को ये लगता है हम अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। देखो आप अगेन, आप अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। मैं फिर आपको बोली ना, देखो क्या होता है कि हमारे साथ बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉप पे, तो बच्चा मेरे से पहले बास्केट में चीज रख रहा है कि मेरे को ये चाहिए। अब मैं मेकअप पे चले गए हैं, हम पेरेंट्स नॉर्मली बच्चे को शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जो बच्चे की डिमांड है उसको एज इट इज आजकल के पेरेंट्स पूरा कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अर्न कर रहे हैं तो वो स्पेंड भी कर रहे हैं, तो इससे का साइड इफेक्ट होगा कि है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, मैं बताती हूँ। अब इसमें ना आपने जो बात की इसमें 3-4 चीजें जो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अभी मेरा जो कल का रील था वो यही था। अच्छा जी। आपने बोला कि कोई भी सामान बच्चे मांगते हैं पेरेंट दिला देते हैं। हाँ जी। तो पेरेंट को सबसे पहले तो ये सेटल करना है कि बाउंड्रीज में आपको ये सेटल करना है कि क्या मुझे अपने बच्चे को सब कुछ दिलाना है, अच्छा, या नहीं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नीड एंड डिजायर। कैसी चीजों को मैं बता रही हूँ, नीड एंड डिजायर। देखिए आपके बच्चे को खाना पीना पढ़ना ये सारी चीजें आपने दिलानी है बिकॉज इट्स योर नीड, वो जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग डिजायर्स आर बैड। अ चॉकलेट अ वीक इज ओके, बट अ चॉकलेट 2 times a day इज नॉट ओके। अच्छा, फाइन। अब ये क्या है? खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, बैलेंस डाइट लेना मेरी नीड है। हाँ जी। आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इट्स नॉट नीड, कोलाज, ये मेरा डिजायर है। ये डिफरेंशिएट मैं करना सिखा रही हूँ। डिजायर है, डिजायर्स एंड नीड्स। अब ऐसे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मैंने जैसे खाने की बात करी, आप किसी भी चीज में चले जाएं। अच्छा जी। अब ये डिजायर आपको कितनी पूरी करनी है? अब आपके बच्चे का डिजायर तो एक चॉकलेट का है, हाँ, पर वो एक चॉकलेट रोज मिलते 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 उसकी आदत हो गई है। सो मच ऑफ शुगर कंटेंट विच अगेन पुट्स द चाइल्ड इनटू एडिक्टिव मोड एंड देन आस्किंग मोर फॉर द शुगर। देन हम इंडिया, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डायबिटीज का एक बहुत जबरदस्त पैंडेमिक हम लोगों को आगे नजर आ रहा है, बिल्कुल होने वाला है, राइट? बिल्कुल। तो पेरेंट को उसका इल इम्पैक्ट नहीं पता, उन्हें लगता है बच्चे ने एक चॉकलेट ही तो मांगी है, अच्छा, और मेरी जेब में पैसा है तो इसको मना करने का क्या मतलब, राइट? अब मैं यहाँ ये शेयर करना चाहूंगी कि डिमांड एंड नीड का कॉन्सेप्ट अगर एक पेरेंट को समझ में आ जाए, और देन अगर सेकंड थिंग आप ये सोचते हैं कि क्या मुझे अपने बच्चे को मना करना चाहिए, मैं तो प्यार करता हूँ, बिल्कुल मना करना चाहिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
मैंने बोला पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सही भी किया, बहुत कुछ गलत भी किया। कुछ कहते हैं ना इंस्टिंक्ट से समझिए, अपनी इंट्यूशन से समझिए, वो चीजें सही होती हैं। अच्छा जी। हमारी छोटी वाली बिटिया को जब वो शी वाज अराउंड 1.5 years, ओके, उसको लेके हम बाजार गए। हम रहते थे राजबन, जो कि एक बहुत ही इंटीरियर और बहुत ही डिसकनेक्टेड से एरिया। वहाँ से आने में भी हमें 10 किलोमीटर स्कूटर पे आप आ रहे हैं, कोई कनेक्शन है कुछ नहीं। जब हम पॉन्टा साहब के बाजार आते थे, अब जब उससे बाजार में लेके हम पहली बार गए, तो जब हम दुकान पे चढ़े तो वहाँ बॉल्स रखी थी। तो उसने जो चीज उसको नजर आई ना, पापा ये, पापा ये, पापा ये ही करते हैं। अच्छा, हमारे तो चूंकि ये हमारे तो कहीं उसमें सोच में भी नहीं था कि बच्चा ऐसा बिहेव करेगा। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, दोनों ने, हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने बच्चा उठाया, अपनी शॉपिंग को किया, कल करेंगे परसों करेंगे, और हम बच्चा उठाया और हम घर आ गए। घर आके हमने इस पे डिस्कस किया, क्योंकि हमारे बड़े बच्चे ने ऐसा कभी किया नहीं था, बड़ी बिटिया ने किया नहीं था। अच्छा, तो हमारे लिए दिस वाज अ न्यू सिचुएशन। हमने आपस में बात करी, तो हमें जो हमारी इंट्यूशन ने कहा हमने वो किया। व्हाट वी डिड नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 2 days बाद जब हम शॉपिंग जा रहे थे, हमारी एक अच्छी आदत है कि हम आज भी लिस्ट बनाते हैं। हमें बाजार जाना है, अच्छा, तो कभी कोई सामान नहीं आएगा जो हमारी लिस्ट पे नहीं है, आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं। दिस इज नीड, राइट। तो हम अपनी लिस्ट बनाते जा रहे हैं। तो हमारी तो किचन में एक व्हाइट बोर्ड लगा है, उस पर हम अपना सामान नोट करते जाते हैं। जाते हुए क्लिक किया फोटो, ना सामान आ गया। तो तब पहले पेन पेपर पे होती थी। हाँ, पहले। तो हमने आपस में बात करी, हमने उसको बोला, बच्चे, मुग्धा नाम है, मुग्धा मम्मी पापा बाजार जा रहे हैं, आपको कोई सामान लेना है। अब 1.5 साल का बच्चा तो कोई सामान कह नहीं सकता, उसको पता ही नहीं उसकी नीड क्या है, उसका तो सब डिजायर है। पर हमने उसको ऑप्शन दिया, क्लू दिया कि बेटा आपके लिए कोई कलर्स लाने हैं या आपके लिए कोई बॉल लानी है। अच्छा, मेरे लिए बॉल लानी है। तो हम उसको लेकर गए, क्योंकि घर में कोई छोड़ने वाला नहीं था जिसके साथ हम छोड़ के जाते हैं। हम न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में थे। तो हम बाजार गए, हमने सबसे पहले उसका बॉल उसको दिला दिया, सेटिस्फाई। अब उसके बाद हमने अपनी शॉपिंग कर ली। आई थिंक इट्स, वी कैन से प्रीव्यू। हम पहले एक प्रीव्यू बना दे तो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो आज भी ये आदत हमारे घर में इतनी अच्छी एस्टैब्लिश हो चुकी है हमारी अपनी, और ये एक्चुअली आज अच्छी से मैं कहूंगी ना, वो गलत पे जा चुकी है कि कभी कोई चीज अगर आपने लिस्ट पे नोट नहीं किया ना, तो और आप बाजार भी चले गए ना, वो आपके सामने भी पड़ी है, तो नहीं आएगी नहीं, क्योंकि हमारे को तो दिख ही नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक दिस वाज अ वेरी गेम चेंजर थिंग कि लिस्ट लेके जाओ। आप कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि हमें एक बच्चे को पहले एक प्रीव्यू दे देना चाहिए कि अगर कोई, इट्स नॉट फॉर शॉपिंग, किसी भी काम, कहीं भी आप उसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अगर गेस्ट आ रहे हैं तो हाँ, पहले प्रीव्यू कर दे कि गेस्ट आएंगे, आपने बेटा ऐसे बिहेव करना, तो डेफिनेटली वो बच्चे फॉलो करेंगे, बच्चे समझते हैं। तो नीड एंड डिजायर में डिफरेंशिएट करिए व्हेन इट कम्स टू कोई भी सामान दिलाना। और जो नीड का सामान है उसके लिए बिल्कुल भी बच्चे को मना मत करिए, वो आपको दिलाना है। और स्टेशनरी हो सकता है कि डिजायर हो कि भाई बहुत फैंसी कलर्स चाहिए, हाँ जी, कुछ स्कूल नहीं अलाउ करते हैं, पर आपके बच्चे को मजा आता है और आपको दिखता है कि उसका आर्टिस्टिक टैलेंट है, आप दिलाइए। द ओनली थिंग यू कैन डू कि बच्चा स्कूल ना ले जाए, अच्छा, अगर स्कूल में नहीं अलाउड है तो। बिल्कुल। कुछ चीजें डिजायर होते भी अगर मेरे बच्चे को नर्चर कर रही हैं तो मैंने दिलाई है। मेरे बच्चों ने किताबों पे वैसे ही हाथ रखा जैसे मैंने रखा। आप वही, आप पेरेंटिंग के बिहाफ पे मैं भी कहना चाहूंगी कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सैंडविच मेथड, कि अगर हम मार्केट में कहीं भी बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है तो हमें यूज करना चाहिए, मेरा फर्स्ट सैंडविच की ब्रेड होगी, यस नो यस, कि आपने डायरेक्टली नो नहीं कहना है कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, तो वो तो टेंट्रम शो करेगा। तो बेटर है कि आप उसको बोलो कि हाँ आप ये करना चाह रहे हो, हम करेंगे, साथ में ऑप्शन नो के साथ लगा के फिर उसको यस पे कि हम स्विमिंग करेंगे। मेरा कोई भी बच्चा जिद करे कि स्विमिंग जाना है, वो राइट टाइम नहीं है, तो हमें सीधा नहीं डायरेक्ट नो करने की, नहीं अभी स्विमिंग नहीं होगी, हम स्विमिंग करेंगे, अभी बाहर बहुत धूप है, हम शाम को चलेंगे। दैट्स वंडरफुल। सैंडविच मेथड जो है, इस वे में आपको पेरेंटिंग करना भी इजी होगा, बच्चे के टेंट्रम को हैंडल करना इजी रहेगा। I'll borrow that from you to tell other parents. And this is actually what we do. इसको हम कैसे बताते हैं? हाँ जी, बेसिकली कि आप बच्चे को रीडायरेक्ट करते हैं। अच्छा, आप रीडायरेक्ट करते हैं कि भाई बच्चे ने बोला है, तो आप उसको जब स्ट्रेट नो कह देते हैं, बिकॉज आई से सो, इट डजंट वर्क विद द लॉजिकल माइंड एंड चिल्ड्रन नीड आंसर्स टू देयर क्यूरियोसिटी। हाँ, मैंने भी एक देखा है कि नो का कंसेप्ट जो है वो बच्चा नहीं समझता। बच्चा नहीं समझ रहा। आपने बोला आई सेड सो, मैं आपको बोलती हूँ कि मैम क्लोज योर आईज, और आपने मंकी इमेजिन नहीं करना है, तो आप आईज मंकी होगा, आएगा। तो आप जब कहते हैं ना नो, क्योंकि मैंने बोला इससे तुम्हें नहीं करना है, हाँ, तो बच्चा उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहा। तो आप जैसे इसको रीडायरेक्ट कहते हैं, आप जैसे ही बच्चे को लॉजिक दे देते हैं, बेटा यस हमें स्विमिंग जाना है, जैसे आपने बोला हमें पता है, लेकिन अभी बाहर बहुत धूप है, हम शाम को जाएंगे। यस, आपने उसकी बोला, उसकी नीड को एक्नॉलेज किया, यस हमें स्विमिंग जाना है, हाँ जी, अभी धूप है, जो कि हम मना कर रहे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहीं कह रहे। फिर हमने बोला हम शाम को जाएंगे, हमने यस कर दिया।
तो दिस इज रीडायरेक्टिंग द चाइल्ड, और उसको जब I have given the name, I दैट्स understand. ब्यूटीफुल, टू अंडरस्टैंड इट विल बिकम Yeah. इजियर फॉर द पीपल, एंड देन आपने बच्चे को वो काम कर लेना है। जब उसको लॉजिक समझ में आ जाएगा ना कि आप क्यों मना कर रहे हैं, तो बच्चा तो हमेशा बच्चा आपके साथ करेगा, कोऑपरेट करेगा। एंड यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि बच्चा सुन नहीं रहा है, हाँ जी, एक्चुअली बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा हम उस बच्चे को सुनाना हम नहीं उसे आ रहा है, समझा नहीं पा रहे हैं समझाने हमारी बात के पीछे की वजह क्या है, वजह क्या है। और दूसरा मुझे लगता है ये भी कई बार पेरेंट्स ना जिसको सुनना कहते हैं, समटाइम्स पेरेंट ये मानते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो इमीडिएट मोमेंट पे हो जाएगा, होना चाहिए, बिल्कुल। इट डजंट हैपन। पेरेंट्स नहीं है, आप टीचिंग प्रोफेशन में रह चुके, एक टीचर का भी ये कि अगर होमवर्क इस टाइम पे होना तो होना चाहिए, कुछ भी कंडीशन, नॉट फॉर होमवर्क, कि हर कंडीशन पे उसी टाइम में, ये हमारे ह्यूमन बीइंग इंस्टिंक्ट्स हैं कि हमें ऑन द स्पॉट वो काम चाहिए। देखो दो चीजें होती हैं दीप्ति, मैं इसमें जो कहना चाहूंगी बेसिकली कुछ चीजें हैं जो हमें टाइम बाउंड करनी आनी पड़ेंगी, जैसे? हमें सीखना पड़ेगा। अब जैसे बच्चा क्लास में है और हाँ जो जी। क्लास वर्क है, अगर टीचर बोर्ड पे काम करा रही है तो उसको उसका काम करना ही है, उसमें आप चॉइस नहीं दे सकते हैं हाँ जी। कि जो मैं अभी यहाँ सिखा रही हूँ जिसको आपको वो मेरे करना साथ है। सीखना है, बिल्कुल, वो आपको मेरे साथ ही करना सीखना है। पड़ेगा। वंस आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला हाउ यू हैव टू अप्लाई, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। नाउ होमवर्क के लिए आप उतना टाइम के लिए रिजिडिटी नहीं शो करते हैं, हाँ। बट फॉर्मल सेटअप में आपको टाइम बाउंडेशन में काम देनी करना पड़ेगी। आना होता है, ये सिखाना पड़ता है टीचर को भी स्कूल में और घर में माँ बाप को भी सिखाना पड़ता है। नहीं, मे बी मेरे को लगता है कि अगर होमवर्क का अगर हम बात करें तो मे बी बच्चा नहीं करके आया तो पहले हमें रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि उस बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं थी, घर में कोई issue नहीं था ना। that's being human and compassionate with the children, बट which is, पेशेंस बहुत कम है वो नहीं, टीचर में। मेरे को I- लगता है कॉर्पोरल एंड पनिशमेंट होती इन रीजंस के कारण है। हमने अपना टॉपिक थोड़ा सा टीचिंग पे ले आए। मैं यहाँ मैं पर आपसे ये पहले पूछना चाहूंगी कि मैम होमवर्क, आजकल हॉलीडेज होमवर्क मिल रहा है, बड़ा अलग अलग वे में हॉलीडेज होमवर्क मिल रहा है, पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि एक बार रीड करके बताओ कैसा होमवर्क हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कितनी हेल्प करनी चाहिए होमवर्क करवाने में, चाहे वो हॉलीडेज होमवर्क है चाहे नॉर्मल होमवर्क है। देखो मैं है इसमें वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, ये हमारे पास स्कूल में भी आता है। एंड सी व्हेन इट कम्स टू समर वेकेशन या आपका वेकेशन हाँ वर्क में जी। जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक्टिविटीज Project। होते हैं, पेरेंट आई को थिंक दिस होमवर्क फॉर पेरेंट नहीं, आपको ऐसा लगता है, मैं वही बताने जा रही हूँ क्योंकि हाँ। मैं इसी में इतने टाइम से काम कर रही हूँ, इट हैज बीन 28 इयर्स राइट। पेरेंट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट के नंबर लगेंगे, अच्छा जी, तो पेरेंट उस काम को खुद करना चाहता है। हाँ। ये मैं अपने अनुभव से Neatness बता रही हूँ, से, नीटनेस से, क्योंकि बच्चे को 10 on 10 मिलना चाहिए। ठीक है। जब हम बच्चे को कोई काम वो दे रहे हैं जिसमें बच्चे को हाथ चलाना है, सीजर्स यूज करने हैं, राइट, फाइन मोटर स्किल डेवलप करनी है, आपको कलरिंग करनी है, आपको थोड़ी कटिंग करनी है, पेस्टिंग करनी है, तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क ऑन द चिल्ड्रंस स्किल। आप उसको देख लेते हैं कि नंबर से जुड़ेगा, आप वो काम खुद करने बैठ मैम जाते बच्चे हैं। में भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अब आप वही बात है कि मेरा बच्चा अच्छा प्रोजेक्ट बना के लेके गया, आपने भी सेम प्रोजेक्ट बच्चे के हैंड से करवाया और वहां पे उसको नीटनेस अपने वर्क में नजर नहीं आई। बच्चा ये नहीं सिर्फ देखेगा कि मैंने तो सीखा या इसकी मम्मा ने बनाया, नहीं, अब वो घर आके ये बोलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट मैं जो हमने जब स्कूल जहाँ लीड किया और जहाँ मैं अभी भी काम कर रही हूँ, हम हाँ पेरेंट्स जी। को ये बात पहले ही बताते हैं। अच्छा, और जहाँ पिछले, जैसे मेरे पिछले स्कूल में वहाँ पर भी ये बात आई थी, तो मैंने पेरेंट्स को स्पेशली बुलाया, बिठाया, समझाया, अच्छा जी। स्पेशली छोटी क्लासेस में, कि आप उद्देश्य समझो काम का। I think अब ये हम हर जगह नहीं अब हो वो रहा। नहीं करते, तो हाँ। आई विश सबको करना चाहिए। आप उद्देश्य बता देते हैं ना, हाँ, अब व्हाट वी डू, objective अब जब क्या हम घर भी भेजते हैं ना, हाँ तो हम जी। उसमें ऑब्जेक्टिव भी लिख देते हैं, और हम इतने अपने पीटीसीएम्स में पेरेंट्स को गाइड कर चुके होते हैं इन चीजों के लिए। हमारे काम का उद्देश्य लिखा है, जब हम क्लास 1 के बच्चे को अगर टीयरिंग एंड पेस्टिंग दे रहे हैं दे रहे ना, हैं। तो उद्देश्य लिखा है टू डेवलप द फाइन मोटर स्किल। तो अगर वो आप कर दोगे तो उसका कैसे डेवलप होगा, पॉसिबल है ना? तो पेरेंट्स समझने लगते हैं। अगेन मैंने बोला ना, पेरेंट कोचिंग यहाँ काम कर रही है ना, उनको पता नहीं है कि उद्देश्य क्या है, वो सिर्फ नंबर, जब उद्देश्य है तो वो करने लगते हैं, बट नंबर से आगे अगर लर्निंग इज द गोल तो फिर वो नहीं करते हैं। एंड देन स्कूल प्रमोट्स दैट। लैक ऑफ अवेयरनेस अभी पेरेंट्स में कि वही आप जो दोनों तरफ से। हाँ? हम तो देखो एज अ स्कूल अपने पेरेंट्स को अवेयर करने की हमारी पूरी कोशिश हमेशा से रहती रही है और आज भी है, कि आप समझिए इस काम का उद्देश्य क्या है, कि बच्चे की डेवलपमेंट है, ना कि हमने नीटनेस और ये सब चीज। यस, आप उसे करने दीजिए। यस, एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट, सपोज एक बच्चे ने कोई पिक्चर बनानी है कुछ टीयर्स कर, अब आप इतना तो उसे गाइड करेंगे ना कि द चाइल्ड कैन ड्रॉ अ पिक्चर, बिल्कुल, है ना? आप ये पेरेंट क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं, ईदर दे विल हेल्प 100% और दे विल हेल्प 0। देयर इज अ मिड वे, यू बी अवेलेबल, वेरी नाइस, यू बी अवेलेबल, लेट योर चाइल्ड डू इन योर गाइडेंस। एंड अब ये जो गाइडेंस बात है, बिल्कुल सही बोली आपने कि पेरेंट्स या तो 100% देंगे या 0%, एक मिड वे नहीं है उनका। तो अब जब आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं तो दो चीजें देखिए, हम बात करें ना कनेक्टेड पेरेंटिंग्स की, हाँ जी। कनेक्शंस कहाँ बनेंगे,
कनेक्शन बच्चे को ट्यूशन पे भेज के तो नहीं बनेंगे। नहीं। जब आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं तो आप ये, और कनेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है कॉमन कॉन्टेक्स्ट जिसपे हम सेम तरीके से सोच सके, बात कर सकें। अच्छा हम प्ले क्यों कहते हैं? प्ले इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन। आप सेम लेवल पे खेलते हैं, फाइन। आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, क्यों करते हैं? आप सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। अब आप बच्चे के साथ जब काम करा रहे हैं तो आपका बच्चा अपनी क्लास में क्या सीख रहा है, किस टॉपिक पे क्या बात हो रही है, आप ईवीएस पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पे क्या बात हो रही है, आप ईवीएस में फैमिली पढ़ रहे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या बात हो रही है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में आपने कविता का मैसेज क्या लिया है, आप बच्चे के साथ पूरा इन्वॉल्व है। नाउ व्हेन योर चाइल्ड is talking to you, you are able to connect, and when you are talking to your child, you bring context from there and then place it there. तो पढ़ाई लिखाई बच्चों को कराना was never such complex thing जितना आज ये बन गया है। पेरेंट तो ले रहे हैं मैम इसको, कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं से भी, अब मैं कहती हूँ छोटा वर्ड है, वो तो है, ये बहुत बिग बर्डन मान रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं। The idea of the homework was to reinforce the concept done in the class and then to keep the parents in the loop. टू लूप। एंड जैसे ही आपका बच्चा 3rd 4th तक आ जाता है और आपके बच्चे की हैबिट स्टैब्लिश हो चुकी होती है होमवर्क की, अब आपको बच्चे को सिर्फ ये देखना होता है वो बैठता है और काम करता है या नहीं। अब पेरेंट को वहां भी प्रॉब्लम है, उन्हें एक 100% होमवर्क सही जाना चाहिए। प्लीज थोड़ा बच्चे को अपने आप से करने दो, क्लूज देने दो। अगर गलत जाएगा, फीडिंग नहीं चाहिए। एज अ टीचर हम ये देख रहे होते हैं जब हमने कोई कॉन्सेप्ट कराया है, उस कॉन्सेप्ट का जब हमने होमवर्क दिया है, हम ये देख रहे हैं कि हमने जो क्लास में पढ़ाया था वो समझ आ गया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो हम क्लास में दोबारा लेंगे। हाँ जी। अब अगर सारे ही पेरेंट्स ने पॉजिटिव आ रही है तो सारे ही पेरेंट्स ने 100% करा के भेज दिया है तो हमें तो लग रहा है कॉन्सेप्ट बच्चे को आ रहा है। अब हमें वो टेस्ट में दिखता है कि बच्चे को नहीं आ रहा, तो आप बच्चे को होमवर्क करने दो, आप सिर्फ अवेलेबल रहो। आपको लगे कि उसने बिल्कुल ए का जी कर दिया, आप उसको बताओ बेटा नहीं ये करना था, पर क्या करना था, हमें कैसे करना था मत बताओ। ठीक है जी, आपको लगा कि क्या करना है, बस आपको लगा भाई पिक्चर बनानी थी, ये कहा गया कि पिक्चर बनाओ लायन की, आपने पिक्चर बना दी एलिफेंट की, तो आप उसको ये कह सकते हैं बेबी आपको एलिफेंट की नहीं, आपको लायन की पिक्चर बनानी थी। पर अब लायन की पिक्चर में एक टांग बड़ी करता है, एक छोटी करता, करने दो ना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? सेम इट कैन अप्लाई टू एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इट कैन अप्लाई टू एनी सब्जेक्ट। हाँ, वो अपनी गलतियां करके ही सीखेगा। और हमें पता कैसे चलेगा? एज टीचर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें बच्चे का पता चले उसे कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, आप ये तो आपने सच में बहुत बड़ी तो होमवर्क के लिए मेरा तो हमेशा पेरेंट्स को रिकमेंडेशन रहता है कि आप इन्वॉल्व हुए, जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाएं आप थोड़ा विड्रॉ कर लें, बट आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपके बच्चे ने होमवर्क पूरा किया है, होमवर्क पूरा किया है। किस वे में की है, कैसे है, वो टीचर देखेंगे। एंड मोस्ट गुड मीनिंग स्कूल, वेल मीनिंग स्कूल, इफेक्टिव स्कूल्स, वो ये करते हैं काम, पर्पस ये होमवर्क का चेक करने का। बिल्कुल सही मैम, आई एग्री। अब मैं जो नेक्स्ट मेरा है कि आजकल मैम सिबलिंग फाइट बहुत हो रही है, सिबलिंग फाइट, तो उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए उनको? अब अगर हम बड़े बच्चे को डांटेंगे तो वो बोलेगा मेरे साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर छोटे को डांटते तो वो मुझे प्यार नहीं करते तो किस लेवल तक पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए? देखो मेरा ये मानना है कि सिबलिंग राइवलरी की जो बात है ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, बड़ा नेचुरल फिनोमेना, और इसको समझने की कोशिश अगेन करना एक छोटे बच्चे की उससे। जब आपका पहला बच्चा घर में होता है और अभी दूसरा नहीं है, और दूसरा बच्चा 4 साल बाद आ रहा है, 8 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है, वो 2 ड्यूरेशन, 2 साल, 4 साल, 8 साल, पहला बच्चा वाज द सेंटर ऑफ योर attraction, center of your attraction भी है। Now when the younger sibling comes, when the younger sibling arrives, जब छोटा बच्चा घर में आता है, अब क्या हो रहा है? आपका सारा अटेंशन छोटे बच्चे पे है। जो 2 साल वाला बच्चा है, चाहे वो 8 साल वाला बच्चा है, उसकी जगह छिन गई, जगह छिन गई। बिल्कुल। आपकी सिबलिंग राइवलरी एक बड़ा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है और रियल लाइफ में होता है, लेकिन आप अपने बच्चे को थोड़ा तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा आने वाला है तो आप उसको तैयार करेंगे ना कि आपका भाई बहन जो भी मेंटली प्रिपेयर करेंगे। और फिर दूसरा, बच्चा समझेगा लेकिन बच्चा अभी पूरा नहीं समझेगा। व्हाई? देखो हम जब 14 साल के होते हैं ना तो हमें हमारे पेरेंट का कंसर्न एक ऊंची आवाज में भी समझ में आता है कि ये दे मीन गुडनेस, दे मीन वेलनेस फॉर अस, उनका इंटेंशन हमारे लिए सही है। बिल्कुल। लेकिन जब हम 4 साल के होते हैं ना तो उनकी ऊंची आवाज से हम डर के ना रोने लग जाते हैं। और 14 साल वाला बच्चा भी एक बार नहीं समझता, पर जब हम खुद माँ बाप बनते हैं या हम 22-24 के होते हैं, हमें समझ में आता है ना हमारा इंटेंशन अच्छा है, पर आपका इंटेंशन का एक्सप्रेशन क्या है। अब छोटे बच्चे के लिए लव मीन्स हगिंग, कडलिंग, किसिंग, प्लेइंग अराउंड। अब उसको तो करते नहीं हो, छोटे वाले को कर रहे हो। अच्छा, छोटे की तो नीड है, वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो लैग कर गया, उसको नहीं कर रहे हो। तो व्हाट आई रेकमेंड टू द पेरेंट्स इज दैट कि आपको क्या करना होता है, छोटे वाले को गोदी चाहिए, सो रहा है, मान लो गोदी में है,
उसे ज़रूरत है, कोई उसे देखे, पेट भरा है, तो कोई ना कोई तो हमारे पास हेल्प होता है। उसको किसी और को पकड़ा दो, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार उसको भी बड़े बच्चे को पूरा वैसे ही प्यार कर लो जैसे उस छोटे के आने से पहले करते थे। डियर टाइम वी कैन से Dear कि time. हाँ। सेकंड थिंग, उस बड़े वाले को छोटे बच्चे की परवरिश में इंगेज कर लो। अच्छा जी, लाइक कैसे? लाइक आपका छोटा बच्चा है, हाँ देखो अब जी। तो चीजें बहुत बदल गई हैं, अब सारे बच्चे डायपर्स पे बड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे टाइम पे तो नैपीज होती थी, होते थे, राइट? हाँ जी। बट देयर आर 100 अदर थिंग्स, लाइक आपको बच्चे के लिए कोई सामान लाना है, उसके लिए अच्छा। पानी की बोतल लानी है, उसकी शीट लानी है, उसका कोई सामान उठा के लाना है, या धोकर आया है सामान, हाँ जी, तो हम उसको फोल्ड करते हैं ना, हाँ। रीअरेंज करते हैं, उसको इन्वॉल्व करो ना। हाँ, 2 साल का है तो शायद नहीं कर पाएगा, पर 3, 3.5, 4 साल वाले बच्चा बच्चे समझ इंगेज कर लेते हैं। तो आप उनको बोलो कि ये सामान लगाओ, जो भी बच्चा है छोटा, कि दीदी है, भैया है, वॉट एवर नेम, कि आप इसका सामान लगाओ और उसको इंगेज करो, तो उसका भी ऑक्सीटोसिन फ्लो करेगा ना थोड़ा सा, बिल्कुल। प्यार भाई बहन के लिए। आएगी। तो उसको इंगेज करो, और दूसरा उसको उसके हिस्से का लव कडलिंग जरूर दो, क्योंकि उसके लिए प्यार की परिभाषा अभी फिजिकल वाली। शायद वही पेरेंट्स लैक कर रहे हैं कि वो अवॉइड करते हैं दैट टाइम, और बच्चा वहां पे अपने आप को अलोन फील करता है। हाँ, एंड सेकंड थिंग, हाँ जी, छोटा बड़ा होना रिलेटिव है ना। हाँ। ये छोटा बच्चा जो 3 साल का था, उसके आने से पहले बिल्कुल छोटा था, और जैसे ही छोटा वाला आता है आप उसको बिल्कुल कहते हैं तुम तो बड़ा है ना, हाँ, तू तो बड़ा है चीज ना। में। अरे कितना अगर बड़ा है, गेम बॉल उसको दे दे, तू तो बड़ा है ना, उसको खेलने दे। कितना हर बड़ा, चीज में, कितना बड़ा है। शायद नहीं। पेरेंट नहीं सोचते। नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है अच्छा है ना। आपका एक बच्चा 10 साल का और एक बच्चा 1 साल का है, हाँ जी, वो बड़ा है, लेकिन 10 साल वाले की अपनी नीड तो अभी आपसे है ना। हाँ, आपने उसको तो वहीं स्टॉप कर दिया ना। उसकी नीड आपसे, उसकी जो इमोशनल नीड्स थी, सपोर्ट नीड्स थी, और जो थोड़ी फिजिकल नीड्स भी होती है ना, आप जो हग उस, करते हाँ, किस करते, उस एज में बच्चे को जरूरत वो है, पूरी तो नहीं हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि तू बड़ा हो गया, अब तेरी नीड्स ही खत्म हो गई। तो उसकी नीड पूरी करते चलिए, और उसको छोटे बच्चे के पालन पोषण में इंगेज कर लीजिए। बच्चे बहुत अच्छा जेल करते हैं, तो फिर आपको सिबलिंग राइवलरी ऐसे नहीं दिखती कि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं करेंगे, छोटी मोटी कभी रहेगी, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो जरूरी भी है। एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए 2 बर्तन वो खड़के, which is acceptable। वो तो है कि मैम, एक मैं ये पर्सनल पूछना चाहूंगी कि मेरा एक 2 साल का बच्चा है, 4 साल, बल्कि पेरेंट्स का कम गैप पे अगर है, हमें बच्चे हम अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो उसमें बीइंग अ पेरेंट मुझे मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए कि मैं किस टाइम किस बच्चे को मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि एज ड्यूरेशन बहुत कम है। देखो इसमें क्या करना है, आपका एक बच्चा 4 साल का और एक बच्चा 2 साल का है, हाँ जी, तो उनकी एक्टिविटीज भी आई थिंक सेम हाँ, होंगी, तो आपको उन दोनों को ही अटेंड करना है। आप ये नहीं कर सकते कि जब मैं ए को अटेंड कर रही हूँ तो मैं बी को अटेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बी को अटेंड कर रही हूँ तो मैं ए को अटेंड नहीं कर रही हूँ। आप उनको साइमल्टेनियसली अटेंड कर रहे हो। कैसे ना? अब जैसे अब 2 साल का बच्चा अगर है, तो इफ आई थिंक लाइक दिस, प्ले टाइम है, हाँ जी, तो हो सकता है कि उसको होमवर्क करना हो, हाँ, क्योंकि स्कूल जाने लग गया और इसका होमवर्क नहीं हुआ। बट जब मैं उसको होमवर्क लेके बैठा रही हूँ, तो मैं इसको साथ में कुछ ड्राइंग पकड़ा सकती हूँ ना। जब भी वो छोटा है 8 मंथ का, फिर 8 मंथ्स का, तो कोई नहीं, हम साथ लेके बैठेंगे, हम उसे लेकर तो बैठेंगे। कहीं ना कहीं बच्चे में मैम वो चीज नहीं आती ना कि अगर मैं होमवर्क भी करवा रही हूँ तो मैं 100% नहीं दे पाऊंगी। तो अगर आप 100% नहीं भी दे पाएंगे तो आप 80% तो देंगे ना। आप अवेलेबल तो है ना। परफेक्शन इतना जरूरी नहीं है, अच्छा, जितना आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। अच्छा, हो सकता है कि मैं 100% लगा के टाइम उसे नहीं करवा पाऊंगी होमवर्क, और हो सकता है मैं उतना अच्छा ना करा पाऊं, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ, प्रेजेंट हूँ, मैंने उसके साथ उसके होमवर्क को अटेंड किया है, और शायद मैं 1 सिटिंग में अटेंड नहीं करूंगी, मैं 2 सिटिंग में अटेंड कर लूंगी। अब छोटे की नीड आ गई, ये हो सकता है, इसे भूख लग गई, गुड वे ना, उसको भूख लग गई, तो मैं 2 सिटिंग में अटेंड कर लूंगी। पर मैं ये नहीं करूंगी। आई थिंक स्टबर्न हो जाते हैं कि 1 सिटिंग में वी हैव टू कंप्लीट, अपने आप को भी वो एक टाइम लिमिट दे देते हैं, तो उसमें कहीं देखो मैं आपको ना यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो पेरेंट्स को जो शिकायत है ना कि होमवर्क पे बैठते नहीं है, हाँ जी, आप उम्मीद करते हो कि एक 4 साल का बच्चा 1 घंटा बैठ जाए, बैठ ही नहीं सकता। द चाइल्ड इज नॉट डिजाइंड येट टू सिट फॉर एन आवर, तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज नॉट येट पॉसिबल फिजिकली बाय देम। तो प्लीज अगर हम ब्रेन के डेवलपमेंट में देखें, उसमें भी पॉसिबल, तो प्लीज टीच देम इन स्मॉल मॉड्यूल्स ऑफ टाइम। हम लोग स्कूलों में कैसे करते हैं, हाँ जी, इवन ये तो छोटा बच्चे की आप बात कर रहे हैं, हमारे 40 मिनट के अगर पीरियड है, हाँ, तो वी नो कि मैक्सिमम जो आपका एक बच्चे का 8, 9, 10th वाले बच्चे का भी जो फोकस स्पैन जा सकता है वो 25 to 30 मिनट्स जाएगा। 40 मिनट्स का पीरियड है, हाँ जी। तो और कभी कभी हमारे अगर 2 पीरियड्स एक साथ हैं, तो जो बहुत इफेक्टिव टीचर्स होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं, हाँ, हाँ, वो उन्हें पता है अब बच्चे का अटेंशन स्पैन हिलेगा, तो वो अपने आप एक कॉन्सेप्ट कराने के बाद ना एक ब्रेक दे देते हैं। ओके, पानी पीना है, एवरीबॉडी हैव वाटर। मैं तो मेरा जो पैटर्न था, तो उसमें मैं कहती थी कि अब मैं दोबारा जाऊंगी,
दोबारा क्लास में एंटर होंगी तो आपको 2 मिनट्स की ब्रेक, उसी में एक रिफ्रेशमेंट मिल और जाती है आप बच्चों को। भाई अगर आप क्लास में भी कह सकते हैं ओके एवरीबॉडी स्टैंड अप एंड डू द एक्टिविटी, wriggle jiggle your hands, move shake your legs, move your legs, right? तो ये आप उम्र के साथ सीखते हैं कि आप एक बार में 1 घंटे का स्पैन ले ही नहीं सकते हैं, तो हम वहाँ ब्रेक कर लेते हैं। तो द सेम अप्लाइज। को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमारा जो माइंड है कितने टाइम तक फोकस कर सकता है। 30 to 35 मिनट्स है कि हम पर्टिकुलर। दीप्ति पता है क्या है, मेरा ये मानना है कि हर चीज के लिए ना हमें हर चीज की पढ़ाई करनी जरूरी होती है। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। हमें थोड़ा सा अपना कहीं ना कहीं अपना इंट्यूशन एंड कॉमन सेंस भी लगाना होता है। मुझे दिख रहा है ना मेरे बच्चे का 15-20 मिनट के बाद अब अटेंशन हिल गया है, हाँ। अब मैं क्यों उसे फोर्स कर रही हूँ? पर मैम हम तो वरीड हो जाते हैं अगर हमारे बच्चे का 15 से 20 मिनट का नहीं है उसका सिटिंग टाइम, तो मेरे को तो एंग्जाइटी हो जाएगी कि मेरे बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा जब ये बैठ ही नहीं पा रहा है। बीइंग अ पेरेंट अगर हम फिर जब आपको एंग्जाइटी होगी तो फिर आपको हमारे जैसे किसी पेरेंट कोच के पास आओगे फिर हम बताएंगे। तभी मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी ना कि कैसे इस सिचुएशन फिर हम बताएंगे अगर आपको एंग्जाइटी ही मैम मुझे एग्रेशन शो करने के लिए मजबूर करेगी। मैं आपको समझती हूँ पूरा, मैं समझती हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ। कि अगर आप अपने इंट्यूशन और कॉमन सेंस से चीज पकड़ पा रहे हैं वेरी गुड, बट अगर आप ओवर थिंकिंग में चले गए, व्हाई आई अंडरस्टैंड इट्स कट थ्रोट कंपटीशन आउटसाइड वर्ड इज वेरी वेरी आई मीन टू से आज वो आसान नहीं रही चीजें, है ना, कट थ्रोट कंपटीशन है एंड कंपटीशन अपनी जगह रख दो, फोमो इतना ज्यादा है। हाँ जी, मेरा बच्चा किसी चीज से पीछे न रह जाए। अभी छुट्टियां बाद में शुरू होती हैं, हमें स्कूल के प्रोजेक्ट से तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम चार क्लासेस हम और ज्वाइन करा देते हैं कि मेरा बच्चा छूट जाएगा किसी चीज में, स्विमिंग, डांसिंग, छूट जाएगा, ड्राइंग। बिल्कुल। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि इट्स नॉट दैट कि आपका बच्चा किसी चीज से छूट जाएगा, जस्ट आपको एज एप्रोप्रिएट जो सही है वो सहज स्वभाव करते रहो। बच्चे सब सीख रहे हैं, दौड़ में मत लगाओ। एंड जब आप यहाँ से ड्रिवन हो जाते हो फोमो से, है ना, तो आपकी वो वैल्यू तो आपके बच्चे ने वैसे ही कैच कर ली। अब वो जब आगे जा रहा है तो वो तो आपसे भी डबल फोमो में जीने वाला है। बिल्कुल। तो फिर जब हम बात करते हैं पीयर प्रेशर आ जाता है एंड ऑल दैट, ये कहाँ से आ रहा है? और ये रीजंस तो वही, रूट्स तो वही रही है ना। तो हमें सबसे पहले अपने आप से बात करनी है, एंड आई बिलीव पेरेंट्स नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन themselves to understand actually what is needed। आप चाहते क्या है जिंदगी के लिए? कोई गोल है, कुछ है? उनका बच्चा ड्राइंग क्लास जा रहा है, मेरा भी ड्राइंग क्लास जाएगा, तो देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जरूरी थोड़ी बच्चे का इंटरेस्ट ना हो आपके बच्चे का। देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपके बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस शायद ड्राइंग क्लास का ना हो के शायद आपके बच्चे का किसी स्पोर्ट्स का हो। हाँ। तो आपने वो तो आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई आइडेंटिफाई नहीं किया, और आपने सबको सेम साइज फिट कराना शुरू कर दिया, बोट में बिठा दिया, चल तू। नहीं चलेगा। तो आप कोई भी डिसीजन इसलिए मत लें कि बाकी 4 बच्चे जा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी जाना चाहिए। There are few things which everybody has to learn, right? अगर मैं बोलूँ as a mother, as a teacher, as a parent coach, as an educator, तो मैं कहूँगी कि भाई देखो, हर बच्चे को अपने लिए खाना बनाना, अपनी सफाई करना, अपने कपड़े धोना, अपनी जगह साफ रखना, ये बेसिक लाइफ सर्वाइवल स्किल्स हैं। चाहे वो गर्ल है, चाहे वो एनीबडी, जेंडर हैज मींस आई मीन टू से कि ये होता है ना कि प्यास, तो अगर सफाई है तो वो, या खाना बनाना है तो वो एक फीमेल का काम है। Do you really think कि hunger and thirst they have gender? ये I think सभी समझते हैं। कोई जेंडर नहीं है। नहीं समझते। ये हमारी नीड्स है, शरीर की नीड्स है, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है। They have no genders, right? तो ये जरूर बच्चों को कराना है। तो आप बच्चों को छुट्टियों में अपने साथ इंगेज करिए। एंड अब पेरेंट को लगता है कि हम इसको सब्जी काटने को कैसे दे दें, तो कौन कह रहा है कि आप शार्प वाला नाइफ दे दीजिए? देयर आर ब्लंट नाइफ्स, एंड देन यू डोंट गिव देम समथिंग व्हिच इज वेरी हार्ड टू कट। यू दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, यू गिव समथिंग स्मॉल टू समथिंग सॉफ्ट टू चॉप with a knife which is not very sharp but blunt. But child is trying slowly and gradually, the child will get the control over the fingers and कितना फोर्स लगाना है, कितना प्रेशर लगाना है, बच्चा सीख जाएगा, स्किल्स डेवलप होंगी काफी। एक्चुअली हमने ना जो कुछ जरूरी था वो छोड़ दिया है, और जो नहीं जरूरी था उसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने गोल्स दोबारा हमें रीअलाइन करना पड़ेगा कि हम किधर चल पड़े हैं और क्यों चल पड़े। तो मेरा तो ये मानना नहीं मैम, सच में बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला है आपसे। बीइंग अ पेरेंट मैं भी अप्लाई करूंगी अपनी पेरेंटिंग में, और जहां मुझे जरूरत पड़ेगी देन आई विल टेक द क्लास फ्रॉम यू एनी टाइम। बहुत कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा पॉडकास्ट गया है। मुझे लगता है कि बीइंग अ पेरेंट को भी आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, चाहे वो रीडिंग के रिगार्डिंग थी, चाहे वो कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग थी।
तो ओवरऑल आई रियली अगेन मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज के साथ मेरी ऑडियंस को आपने एंटरटेन किया है. थैंक यू सो मच फॉर And thank you very much, Deepti. But before I close, before Yeah. we sign off, I would love to emphasize on one thing, because so many young parents might be listening to us. Self-care. या बीइंग अ बिजी पेरेंट्स हम अपनी सेल्फ केयर को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं? See, Deepti. अभी तो शादी हुई 28 में हो गई है. अब शादी के बाद प्रोफेशनल मैंने किया, प्रोफेशनल के बाद मेरे पास मैं एज अ पेरेंट मैं बन चुकी हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं हम खुद को तो खो ही देते हैं मैम. When you ask about self-care, what हाँ. I would love to say, Deepti, is that, you know, self-care is all about priority. If we do not prioritize, अच्छा, so we run as the life wishes us to go. But when we prioritize, पेरेंट की प्रायोरिटीज उस टाइम बच्चा ही रह जाता है. अभी रिसेंट घर पे कोई न्यू बेबी आया है तो और फर्स्ट बेबी है तो पेरेंट के लिए तो वो बहुत बड़ी बात है. तो उसमें चाहे वो मे बी इसमें सफर ज्यादा मदर करती है कि वो अपना मेकअप एंड ऑल, उसकी प्रायोरिटी अब मेरा बच्चा है. तो देखो मैं अगेन फिर मैं कह रही हूँ प्रायोरिटी. अब सेल्फ केयर हम क्या समझते हैं? आपने चूंकि बालों की बात करी, मेकअप की बात करी, अपने ग्रूमिंग की बात भी करी, राइट? प्रायोरिटी. तो अगर मैं एक्चुअली मुझे आपके बालों से ही याद आ गया. हाँ जी. जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई, आई हैड दिस लॉन्ग हेयर. उसके पहले बर्थडे से पहले मैंने अपने बाल इतने करा दिए थे. क्यों करवाए? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं बालों को नरिश कर सकूं. बट सिंस माय चाइल्ड वाज माय प्रायोरिटी, तो आई वाज हैप्पी टेकिंग दिस डिसीजन. If I have to choose between my hair and my child, what will I choose? My child. I chose that. Since I am choosing it out of my own personal choice, will I regret it or will I be happy about it? I'll be happy about it. That is self-care. I prioritized. I didn't want to go into both things. क्योंकि मेरे को संडे को भी नहीं वक्त लगता था कि मैं बालों को नरिश कर लूं. तो मुझे यही समझ में आया कि कटाओ इनको. अच्छा जी. तो सेल्फ केयर मीन क्या करती है? Everybody has a different concept of self care. हाँ जी. मेरे लिए सेल्फ केयर का मतलब ये है कि जो काम करके मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, वो मेरे लिए सेल्फ केयर है. मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को अपने लिए रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए निकालना है. तो न्यू पेरेंट मैं रीडिंग टाइम निकाल पाऊंगी क्योंकि मैंने उसको बार बार वो बच्चे को फीड भी देना है या कुछ भी, तो उसमें मैनेजमेंट पॉसिबल. देखो क्या होता है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द न्यू पेरेंट. मेरी तो नींद नहीं पूरी हो पा रही है. लाइफ के हम स्पेक्ट्रम पे होते हैं. जब हम एक बहुत ही जब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बच्चा होने के तुरंत बाद के जो 2-4 महीने होते हैं, हाँ जी, वहाँ बच्चे को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वहाँ पे शायद हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके समर्पित भी करते हैं. हाँ, बिल्कुल. वो 3-4 महीने. और आपको साइंटिफिकली तो मैं नहीं जानती, पर आई बिलीव यहाँ कट लगा लेना यहाँ पे. आई वुड लव टू से कि उस वक्त पे आपका शरीर भी इतना नहीं होता है स्ट्रॉन्ग कि आप 1 घंटा पढ़ने में लगाएं, किताबों को बारीक पढ़ें या आप टीवी देखें. तो हम लोग चूंकि अगेन मैंने बोला ना, मेरे और आपके जनरेशन में बहुत फर्क है. तो हमें तो हमारी मम्मी ने, मदर इन लॉ ने, उन्होंने बिल्कुल प्यार से समझाया था कि बेटा आप कोई भी आंखों से गहरा काम जिसके आंखों नहीं करेंगे, आपकी आंखें वीक हो जाएंगी. तो हमने माना, पर वो 2-3 महीने के लिए था ना, तो वो तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही होते हैं. अब उसके बाद जब बच्चे के साथ आप लाइफ में आ जाते हैं, अब लाइफ हो गई, अब रूटीन है, खाना भी बनेगा, बच्चा भी केयर करेंगे, आप काम पे भी जाएंगे. मैंने देखा और मैंने खुद भी छोड़ा है. 3 साल बड़ी बेटी के साथ मैंने पहले घर में रहा है. जब बच्ची स्कूल गई है तो मैं स्कूल गई हूँ. मींस बीइंग अ मदर हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज जो हमारी जिस चीज को प्रायोरिटी देनी है आप यही कहना चाह रहे हैं. आप इसको सेक्रीफाइस कहते होंगे, मैं सेक्रीफाइस नहीं कहती, मैं प्रायोरिटी कहती हूँ. मेरा टर्म फर्क है. मैं प्रायोरिटी कहती हूँ. क्यों? क्योंकि ये मेरी चॉइस थी ना. आई हैड द चॉइस. आपको हैप्पीनेस मिल रही थी उससे. आई हैड द चॉइस टू हैव अ बेबी और नॉट टू हैव. आई चोज टू हैव अ बेबी. नाउ इन ऑर्डर टू नरिश द चाइल्ड आई नीडेड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स. आई मेड दो एडजस्टमेंट्स मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से. तो मैं इसलिए उसको सेक्रीफाइस कहती ही नहीं. ऑल्दो बहुत से लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे. बट अगेन आपकी डेफिनेशंस अलग हो सकती हैं, राइट? तो प्रायोरिटी का मतलब वही. अब पहले 3 साल बच्चे को दिए, फिर 3 साल स्कूल गई, फिर जब छोटी वाली आई तो फिर मैंने 3 साल फिर और मेरा करियर उसके बाद ही पिक किया जब छोटी वाली भी स्कूल चली गई. नाउ आई वाज फ्री फ्रॉम देयर बेसिक केयर. बेसिक केयर से आप फ्री हैं. और दूसरा मैं ये जरूर रेकमेंड करना चाहूंगी, इफ वी आर वेल ऑफ, एंड आई बिलीव हम लोग वेल ऑफ हैं आज की डेट में, नेवर हेजिटेट टू सीक द हेल्प. कुछ ऐसे काम जो शरीर से किए जाने हैं, जैसे कि सफाई भी शरीर से होगी, खाना भी शरीर से बनेगा, कपड़े भी शरीर से धुलेंगे. फॉर द टाइम बीइंग आपके पास एक छोटा बच्चा है जिसको इतना काम आपका शरीर से करने वाला चाहिए. उसे लेना है, नर्स करना है, फीड करना है, मसाज करना है, आपके साथ उसे रहना है.
तो आप थोड़ा काम आउटसोर्स कर दीजिए ना, उस वक्त पे वो साल 2-4 साल कोई हाँ, हायर कर फिर लीजिए भी ना, can, बिल्कुल हायर कर सही- लीजिए ना। सही tips अगेन दे रहे हैं। प्रायोरिटी। अब कोई इसमें ये मुझे अक्सर लोग काउंटर कर देते हैं कि मैम इतना पैसा नहीं होता। हाँ। तो फिर मेरा कहना है प्रायोरिटी, मैं 2 सूट कम पहन लूंगी बिल्कुल एवरी मंथ इफ आई एम कहीं और से परचेजिंग, हम मैं 2 उसको दे सूट कम देंगे। पहन लूंगी, और मैं 2 सूट, जो मेरे 2 सूट का पैसा, उससे मैं एक मेड हायर कर लूंगी, एक असिस्टेंट हायर कर लूंगी, एक हेल्प हायर कर लूंगी कि जो मेरे 4 घंटे के फिजिकल काम निकाल दे। तो मेरे पास सही बच्चे के लिए वक्त है, है, अपने लिए खुद वक्त के है लिए भी है ना। है। तो प्रायोरिटीज को, ये मिड वे आई थिंक बेटर है कि हम ओवरबर्डन खुद को करके इस तरह और दूसरा मैं बताऊं क्या है, हमारा एक सामाजिक आदत हो गई है, हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं, हम सॉल्यूशन स्टेटमेंट पे नहीं जाते हैं। तो मेरा फोकस पूरा सॉल्यूशन स्टेटमेंट पे, तो ये प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, दिस इज एवरीवनस प्रॉब्लम। दोस कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि सेकंड सेशन में हम कुछ और अच्छा डिस्कस करें, जिससे हम पेरेंट्स नहीं कह रहे हैं कि हम वो अपनी नॉलेज, जो अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस हम दूसरों तक पहुंचा सकें। एंड मुझे लगता है कि शेयरिंग इज लर्निंग अगेन। मैं भी बहुत लोगों के सेशन सुनती हूँ, अटेंड करती हूँ, लाइव भी जाती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ, बिकॉज अगेन लर्न, अनलर्न, रीलर्न। तो लर्निंग के लिए बैठना तो पड़ेगा, रीलर्न के लिए कहीं उस ग्रुप में, उस माइंडसेट के लोगों के साथ, उस कम्युनिटी में जहां आपको वो चीज़ें एम्पावर करें, बैठना तो पड़ेगा ना। और आप जो कुछ भी सोचते हैं वो टोटली उस चीज़ से आ रहा होता है कि आप क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों की संगत में बैठते वो हैं, इफेक्ट करती है। वैसे ही आपका माइंडसेट होता है। पर्सनैलिटी भी वैसे ही आपका बिल्कुल, आई एग्री मैम। सच में मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन हम बड़ी जल्दी बनाएंगे ताकि काफी कुछ डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।